हेलो वॉरियर्स, नमस्ते। स्वागत है आपका इस सेकंड लाइव सेशन में। स्टैंड फॉर एज फाउंडेशन अलॉन्ग विथ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी, हम लोग साथ में ये लाइव सेशन अरेंज किया है हम लोगों ने। आखिर ये लाइव सेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं? एक तो चीज, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उनको डिटेल में डिस्कस करने के लिए, और आपके जो क्वेश्चंस है उनको आंसर करने के लिए हमने ये लाइव सेशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है। लेट मी इंट्रोड्यूस टुडेज गेस्ट। हमारे साथ है डॉक्टर विष्णु शर्मा। ये अहमदाबाद के रोमेटोलॉजिस्ट है, उनका खुद का क्लिनिक है। वो अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं और बीजेएमसी सिविल हॉस्पिटल से भी जुड़े हुए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के निदान के बारे में। आज देखेंगे हम लोग HLA-B27, MRI और एक्सरे के बारे में। तो चालू करते हैं। डॉक्टर विष्णु शर्मा, स्वागत है आपका इस डिजिटल एएस फैमिली में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड हेल्पिंग फॉर द वॉरियर्स। नमस्कार। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि HLA-B27 एग्जैक्टली क्या है और ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैसे करता है। डॉक्टर विष्णु, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस फॉर्म पे इनवाइट करने के लिए डॉक्टर जी। एंकिलोजिंग पेशेंट्स में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि HLA-B27 क्या है और ये मुझे पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा। इसको मैं बहुत सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो HLA-B27 एक तरह की जीन है। अभी जीन क्या होती है ये लोग मुझसे पूछते हैं, तो इन सिंपल वर्ड्स जीन मतलब हम लोग कहते हैं इसे यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक ऐसी यूनिट जिससे हमें जानकारी मिलती है शरीर के बारे में। हमारा शरीर बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है, ये सबको पता होता है। और सेल्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जीन्स के रूप में स्टोर्ड होती है। सो जीन वो सबसे छोटी यूनिट है जिससे इन्फॉर्मेशन मिलती है सेल को कि बॉडी आपकी कैसे बनेगी और कैसे बिहेव करेगी। हमारी बॉडी में करीब 20 से 25 हजार जीन्स होती हैं और ये जब हम पैदा होते हैं उसी टाइम पे डिसाइडेड होती है कि कौन सी जीन किस ह्यूमन बॉडी में है। जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप फिक्स होता है कि किसी का ए ब्लड ग्रुप होता है, किसी का बी ब्लड ग्रुप होता है, किसी का ओ ब्लड ग्रुप होता है। ऐसे कि बॉडी की जीन्स भी फिक्स होती है, किसी में HLA-B1 होती है, किसी में HLA-B2 होती है, किसी में HLA-B7 होती है। और ये हर जीन जो होती है एक फंक्शन को नोट वो करती है, एक फंक्शन बताती है आपकी बॉडी का। तो आपकी बॉडी में जो जीन है उस तरह से आपकी बॉडी बाद में बिहेव करती है। तो HLA-B27 जो है वो आपका एक तरह की जीन या फिर हिंदी में इसको ज्ञान तंतु कहते हैं, जो सेल को कोशिका उस कोशिका के ज्ञान तंतु है। तो ये है और ये बाय बर्थ ही शरीर के अंदर होती है। तो ऐसा नहीं है कि इसको आपको बाहर से मिलती है। तो अगर आपके अंदर HLA-B27 है तो इसका मतलब आपका शरीर इस जीन के साथ ही बना है। तो ये आपके साथ हमेशा रहती है, ये चेंज नहीं होती। एक बार पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपका भगवान ने आपको शरीर इस तरह का दिया है कि जिसमें ये जीन है। तो इसके अंदर अब इस जीन के हर जीन का अपना कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो HLA-B27 एक ऐसी जीन है जिसका अगर आपके किसी के शरीर में है तो उसको कुछ तरह के अर्थराइटिस होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक पेशेंट में होगा। अगर आपके आपके साथ में HLA-B27 है तो आपको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या इस तरह के अर्थराइटिस होंगे ही होंगे। पर आपका जो शरीर है वो दूसरों के शरीर कंपेयर में करीब 10 to 25%, 20% तक, 20 टाइम्स तक चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपको इन तरह के अर्थराइटिस डेवलप हो सकते हैं। तो डॉक्टर अकीरकर, तो ये तो HLA-B27 जीन के बारे में। और एंकलोजिंग में इसका क्या रोल रहता है, जस्ट थोड़ा सा। एंकलोजिंग में बेसिकली जो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का हम लोग प्रिविलेंस देखें सोसाइटी में कि आप रैंडम कई भी 100 लोगों को लेंगे तो 0.3 to 0.5 लोगों में हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा 0.5 to 1% लोगों में एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मिलने के चांसेस रहते हैं। पर जिन पेशेंट में ये जीन होती है HLA-B27 उनमें अप टू 10% लोगों में ये मिलता है। अगेन जिसमें है उसमें भी सिर्फ 10% में मिल रहा है, 90% में नहीं मिल रहा है। तो इसके अलावा भी कोई और फैक्टर्स भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके कारण ये बीमारी निकल के बाहर आती है। पर डेफिनेटली अगर आपके शरीर में ये जीन है तो आपको होने के चांसेस रूटीन पॉपुलेशन कंपेयर में काफी बढ़ जाते हैं। धन्यवाद डॉक्टर विष्णु। काफी इजीली आपने एक्सप्लेन किया बेसिक लैंग्वेज में। जैसे आपने कहा, जैसे भगवान ने शरीर दिया है, उस शरीर को कुछ साथ में जेनेटिक मटेरियल भी होता है जिसमें ये जीन्स होते हैं। जैसा आपने DNA RNA के बारे में सुना रहेगा, वैसा ये जीन होता है। तो ये बाय बर्थ होता है।
भगवान ने दिया हुआ है, बाद में नहीं आता है, ये पहले से बचपन से बर्थ से होता है। तो अगर किसी को HLA-B27 है तो उनमें से पेरेंट्स में से किसी न किसी को HLA-B27 होता है। काफी सारी थियोरीज है कि HLA-B27 एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैसे करता है उसके बारे में, लेकिन आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है कि HLA-B27 एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कर सकता है। हर एक में होना चाहिए ऐसा तो जरूरी नहीं है, काफी सारे दूसरे फैक्टर्स भी रहते हैं, काफी सारे दूसरे जीन्स भी रहते हैं। ये टुगेदर एवरीथिंग पुट टुगेदर सब साथ में आ जाए तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। डॉक्टर विष्णु शर्मा ने दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर इनफैक्ट दे दिया। दूसरा क्वेश्चन था जो काफी कॉमन है इसके बारे में कि HLA-B27 एक बार अगर है किसी को तो वो पॉजिटिव का नेगेटिव हो सकता है क्या? तो जैसा उन्होंने अभी बताया, HLA-B27 सेल का इंटीग्रल पार्ट है, वो जीन है और बाय बर्थ बॉडी में रहता है। तो अगर एक बार ये है पॉजिटिव, किसी को HLA-B27 जीन है, तो उसको नेगेटिव तो नहीं कर सकते हम लोग, उसके इफेक्ट को हम लोग हटा सकते हैं, उसका इफेक्ट जो है एंकिलोजिंग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन HLA-B27 जीन को बॉडी से नहीं निकाल सकते। इनफैक्ट काफी सारे फेसबुक पे पोस्ट आते हैं, काफी सारे यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे जिसमें काफी सारे प्रैक्टिशनर्स लोग बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास आ जाइए, हम HLA-B27 पॉजिटिव का नेगेटिव करके देंगे। इनफैक्ट रिसेंटली भी फेसबुक इंडिया ग्रुप में भी ऐसा एक पोस्ट था। अ, देखो साइंटिफिकली जैसा हमने अब भी डिस्कस किया, ये पॉसिबल नहीं है, ये जीन है, इसको बॉडी से नहीं निकाल सकते। तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, उसके इफेक्ट को निकाल सकते हैं। तो ऐसे पोस्ट के झांसे में मत आइए। इनफैक्ट ये बात जो मैंने कही काफी सारे वॉरियर्स ने भी कही थी, लेकिन एक दो वॉरियर फिर भी बोल रहे थे अरे इतना बोल रहे तो ट्राई तो करके देखते हैं, शायद हो भी जाए हमारा चेंज। तो मैं अगर आपको ऐसे बोलूं कि आपके बिल्डिंग है, मैं एक केमिकल बनाता हूँ, वो केमिकल रोज बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे डालना है, 3 साल जरूर डालो, 3 साल के बाद बिल्डिंग हवा में फ्लोट होने लगेगी, तो मानोगे कि आप जो फिजिकली जो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है वो सुनने का भी कोई मतलब नहीं है और उसको ट्राई करने का भी मतलब नहीं है। जब आप दर्द में रहते हो, जब कोई तकलीफ में रहता है, तो उसके फायदा उठाने वाले भी काफी लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए, साइंस में बिलीव कीजिए, जो है करेक्ट उसको पहचानिए। तो मतलब आगे का एक दो क्वेश्चन। बार, हाँ 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 डॉक्टर कई विष्णु। बार कुछ पेशेंट्स आते हैं ऐसे जिनका जो किसी एक रिपोर्ट पॉजिटिव होता है, एक रिपोर्ट नेगेटिव होता है, तो समटाइम्स वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं सर पहले हमारा पॉजिटिव था अभी नेगेटिव हुआ, या हमारा नेगेटिव था अभी पॉजिटिव हुआ। देखिए वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। उसका मतलब ये है कि किसी न किसी लैब में एरर था, या तो नेगेटिव वाली रिपोर्ट गलत थी या पॉजिटिव वाली रिपोर्ट गलत थी। पर लैब एरर के कारण ऐसा हो सकता है। पर लेकिन आपके बॉडी में अगर HLA-B27 जीन है तो वो हमेशा रहेगी, अगर नहीं है तो कभी पॉजिटिव नहीं, वो फैक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही डॉक्टर विष्णु। इनफैक्ट HLA-B27 तीन अलग अलग मेथड से होता है, फ्लो साइटोमेट्री और PCR, ये रिसेंटली जो जो हम मैक्सिमम लोग जगह यूज पे करते यूज हैं। होती है मेथड। तो इसमें से PCR जो मेथड है वो सबसे एक्यूरेट है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी लैब ने प्रॉपरली किया हो, कोई उसमें इश्यू नहीं, लेकिन अलग मेथड से किया है, फ्लो साइटोमेट्री से किया है, जिसमें कभी कभी नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं, इनडिटर्मिनेट ऐसे रिजल्ट आते इंडिटरमिनेट हैं, भी आता देखते रहेंगे। है। हाँ रादर 8% चांसेस रहते हैं कि वो मिस भी कर सकता है, और 8% चांसेस फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। तो फ्लो परफेक्ट। साइटोमेट्री से 8% चांसेस एरर के चांसेस रहते हैं। बट PCR जो है इससे अप टू 99% स्पेसिफिक होता है, तो आपकी गलती होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए हम लोग जब भी HLA-B27 एडवाइस करते हैं तो साथ में हमेशा लिखते हैं कि विद PCR। तो आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ये रिपोर्ट कराने जाएं किसी भी लैब से, जिस लैब में PCR की फैसिलिटी अवेलेबल हो, PCR से कर रहे हो उसी लैब से कराएं। बराबर। तो आपने जाना होगा अभी कि नेगेटिव रिजल्ट कभी कभी आपने देखा रहेगा, अगर कि मेरा पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव कैसे आ गया, तो उसके पीछे ये साइंस है कि हर मेथड की एक इनबिल्ट प्रॉब्लम होती है। कोई भी मेथड 100% फुल प्रूफ नहीं होता है मेडिसिन में। तो हर मेथड की कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिव पॉइंट जरूर रहते हैं। कभी कभी नहीं होकर भी पॉजिटिव आता है, जिसको हम लोग फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, और कभी कभी होकर भी नेगेटिव आता है तो उसे फॉल्स नेगेटिव कहा जाता है। तो इसमें अगर HLA-B27 का बात करेंगे तो PCR मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। और जब करें आप तो PCR मेथड से हो रहा है ये जरूर देखिए, तो आपके नेगेटिव पॉजिटिव के मिस्टेक्स होने के चांसेस मिनिमम होंगे। और एक कॉमनली बात हर वॉरियर पूछता है डॉक्टर विष्णु कि अगर HLA-B27 आता है, मुझे बैकएक है, मुझे मेरे डॉक्टर तो बोलते हैं एंकिलोजिंग, लेकिन मेरा HLA-B27 नेगेटिव है,
तो क्या HLA-B27 नेगेटिव होके एएस हो सकता है? अगेन जैसे मैंने कहा कि 90% पेशेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें HLA-B27 पॉजिटिव नहीं आता, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बाकी स्पाइनो ऑर्थोपेडिक्स में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, पर एंकलोजिंग में अप टू 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें HLA-B27 नेगेटिव होता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि HLA-B27 का रोल रहता है, पर 100% यही कॉज नहीं होता एंकलोजिंग का। इसमें बॉडी में कुछ और भी जीन्स होती है जो कंट्रीब्यूट करती हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें HLA-B27 नेगेटिव होता है, लेकिन पेशेंट का एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। अप टू 10% चांसेस ऐसे होते हैं। इन पेशेंट का जो डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल, रोमेटोलॉजी के हमारे जितने भी डिजीजेज हैं ये सब डायग्नोस जो है मेनली क्लिनिकल रहता है, और लैब्स हमें इनमें सपोर्ट करती हैं। तो अगर पेशेंट को टिपिकल बैक पेन है, इन्फ्लेमेटरी है, जो हमें लग रहा है कि इन्फ्लेमेटरी एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ जा रहा है, तो हम लोग ये लैब ये करवाते हैं जस्ट टू कंफर्म अवर डायग्नोसिस। बट लेकिन उससे ऐसा नहीं कि ये 100% HLA-B27 पॉजिटिव है तो ही पेशेंट का एंकलोजिंग होगा। क्लिनिकल सिम्टम्स और एमआरआई के बेस पे बेसिकली हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। तो 10% पेशेंट में ये नेगेटिव आ सकता है। अगर आपको इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है तो डेफिनेटली एंकलोजिंग हो सकता है। इवन HLA-B27 नेगेटिव हो तो भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात वापिस सुनिए, अगर HLA-B27 नेगेटिव है यानी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बिल्कुल हो सकता नहीं है, ऐसा नहीं है। HLA-B27 नेगेटिव होकर भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। जो डॉक्टर विष्णु ने बात कही क्लिनिकल, क्लिनिकल यानी क्या, हम लोग बेसिकली जॉइंट्स देखते हैं, हर आर्थराइटिस का एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है कि ये आर्थराइटिस क्या क्या करता है और क्या नहीं करता है। तो हम लोग वो सब चीज देख के डिसाइड करते हैं कि कौन सा आर्थराइटिस है। हर बार डायग्नोसिस सिर्फ ब्लड इन्वेस्टिगेशन पे ही हो ऐसा नेसेसरी नहीं। एक दो क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमारे आंसर हो गए साथ में कि डज HLA-B27 बिकम नेगेटिव, अगर आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंट्रोल हो जाए तो क्या HLA-B27 पॉजिटिव का नेगेटिव हो सकता है? नहीं, जो हमने अभी बात की वो रहेगा, पॉजिटिव है HLA तो पॉजिटिव ही रहेगा। बोलिए बोलिए डॉक्टर। HLA-B27 डिजीज मॉनिटरिंग डिजीज मार्कर नहीं है। इससे डिजीज की सीवियरिटी पता नहीं पड़ती। ऐसा नहीं होता है कि ये 1 है, 10 है, 15, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव बॉडी में है तो आपको होने के चांसेस रहते हैं। और डेफिनेटली कुछ चीज़ें और भी बताता है कि उनमें पेशेंट में आपका स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा आता है, सीवियरिटी भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू जिनमें नहीं है। पर लेकिन ये मॉनिटरिंग फैक्ट मार्कर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उसको आप मॉनिटर करते रहें। एक बार अगर आपने HLA-B27 करवाया तो रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक एक आपने जो पॉइंट की HLA-B20, सपोज किसी को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो HLA-B27 पॉजिटिव या नेगेटिव, इन दोनों में क्या फर्क रहेगा? यानी एक समझो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLA-B27 पॉजिटिव हो और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLA-B27 नेगेटिव हो, तो स्टैटिस्टिकली दोनों में क्या फर्क रहेगा लॉन्ग टर्म में? HLA-B27 पॉजिटिव जो पेशेंट होते हैं उनमें ये डिजीज प्रोग्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्पेशली जो एक्सियल स्केलेटन हम कहते हैं या करोड़रज्जु या स्पाइन जो आपकी होती है, उसमें जो आगे बढ़ने का इसका पैटर्न होता है कि नीचे के जॉइंट जो अपने हिप्स के जॉइंट होते हैं, बटक्स के जॉइंट, ऐसे जॉइंट से स्टार्ट होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लंबर स्पाइन पे जाता है, फिर आपके सीने पे जाके गर्दन पे तक आता है। ये डिजीज जो होता है, इस तरह का जो पैटर्न है वो टिपिकल पॉजिटिव पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू नेगेटिव पेशेंट। तो एक तरह से पेशेंट जिनमें HLA-B27 नेगेटिव है वो अच्छी बात है, क्योंकि इन पेशेंट का जो प्रोग्रेशन होने के चांस भी कम रहते हैं, रेट भी स्लो होता है, और कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं वो भी थोड़े होने के चांसेस कम रहते हैं। तो कंपेयर टू पॉजिटिव पेशेंट, नेगेटिव पेशेंट थोड़े से माइल्डर रहते हैं। तो अगर आपका HLA-B27 नेगेटिव है तो आपको भगवान को शुक्रगुजार हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके सिवियरिटी के चांसेस लॉन्ग टर्म में HLA-B27 पॉजिटिव के हिसाब से डेफिनेटली कम है। आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। मोहम्मद इस्लाम का क्वेश्चन है कि कैन एएस वॉरियर जो HLA-B27 पॉजिटिव हो, क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? क्या उसका HLA-B27 दूसरे को चला जाएगा उससे, डॉक्टर विष्णु? नहीं नहीं, ये ब्लड बॉर्न डिजीज नहीं है, ये तो बॉडी में जीन होती हैं। तो इस एब्सोल्युटली सेफ। HLA-B27 ट्रांसमिसिबल डिजीज नहीं है। आप किसी को देंगे तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेटली रादर हमारे कई, मैं पर्सनली कई ऐसे पेशेंट्स को जानता हूँ जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं। तो ब्लड डोनेशन और HLA-B27 पॉजिटिव में कोई रिस्क नहीं है, आप आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि अगर मेडिसिन चालू है उनके, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, HLA-B27 से तो ब्लड डोनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने अभी देखा। अगर उनके मेडिसिन चालू है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, तो कुछ मेडिसिन से रिलेटेड है कि कोई ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन पे, ऐसा कुछ है?
क्या वो जब चाहिए तभी ब्लड डोनेट कर सकते हैं? ब्लड डोनेशन के लिए आपकी मेन रिक्वायरमेंट जो होती है हेल्थ स्टेटस होता है आपका। आप योर हीमोग्लोबिन आपका अच्छा है, आपकी हेल्थ स्टेटस अच्छी है, तो डेफिनेटली आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उसमें आपकी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड चीज़ें बहुत कम मैटर करती हैं, अदर फैक्टर्स ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहूंगा, अगर आप मिथोट्रिक्सेट मेडिसिन पे हो तो जनरली ब्लड डोनेट हम लोग नहीं मना करते, करते हैं, बोल के मना करते हैं, एंटी क्योंकि हाँ, क्योंकि जो मिथोट्रिक्सेट आपके ब्लड में है, क्योंकि आप ले रहे हो तो आपके ब्लड में, बॉडी में मिथोट्रिक्सेट होता है, और वो कहीं ना कहीं दूसरे को जाके प्रॉब्लम कर सकता है। इसके लिए आप अगर HLA-B27 पॉजिटिव नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्लड डोनेशन में। सल्फासालिजिन अगर साजो गोली चालू है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप मिथोट्रिक्सेट पे हो, तो जब तक मिथोट्रिक्सेट ले रहे हो, पोलीट्रैक्स, इम्यूट्रैक्स नामक गोली आती है मिनिमम जो, हाँ बोलिए बोलिए मिनिमम डॉक्टर। 1 मंथ और आइडली 3 मंथ्स प्रेफर करते हैं। 3 मंथ्स बंद रह के फिर अगर आपको ये करना हो तो उसके बाद डोनेट करें। बराबर, ये हम लोग क्यों उतना गैप रखते हैं, तो जब हम लोग गोली बंद करते हैं तो 1 से 3 महीना लग जाता है ये पूरे ब्लड से निकल जाने के लिए, बॉडी से, ये दवा जो है। तो अगर ब्लड डोनेट करना है तो मिथोट्रिक्सेट पे हो तो 1 से 3 महीना बंद करने के बाद गैप चाहिए, और फिर हम लोग डोनेशन कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर विष्णु। ये क्वेश्चन HLA-B27 से तो नहीं रिलेटेड है, लेकिन डेफिनेटली आपका क्वेश्चन है, लेंगे। न्यूज बाजार, मुझे उनका प्रोफाइल नेम से मालूम है, एक्चुअल नाम नहीं मालूम। इफ एवरीथिंग इज वेल कंट्रोल्ड विदाउट मेडिसिन, ओनली विद डाइट, कैन आई कंटिन्यू? देखिए इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी बीमारी जिसमें हमारी भी कुछ लिमिटेशन है। मतलब हम इस तरह को दो तरह से टारगेट रखते हैं। कोई भी डिजीज जब हम लोग ट्रीट करते हैं रोमेटोलॉजी में, हमारी किसी भी तरह का आर्थराइटिस में, एक तो पहला होता है कि डिजीज को कंट्रोल करना। डिजीज को कंट्रोल इसलिए करते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान नहीं हो। जिससे कि जो बीमारी की जो नुकसान होते हैं, जैसे कि अगर आपके जॉइंट में स्वेलिंग रहेगी तो धीरे धीरे जॉइंट चिपकने लग जाते हैं, उनके अंदर की जगह कम हो जाती है, आपके हाथ पाँव में टेढ़ापन लग जाता है, जो रोमेटॉइड में होता है। और एंकल लूजिंग में स्पाइन जुड़ जाते हैं तो आपके मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो एक तो हमारा एम होता है कि उस प्रोसेस को रोके हम, और दूसरा होता है कि पेशेंट को सिम्टोमेटिकली आराम पहुंचाएं। तो सिम्टोमेटिकली आराम और डिजीज प्रोग्रेशन के लिए हम लोग मेनली एनसेट देते हैं एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड स्पॉन्डिलोआर्थोपैथीज में। इसको कंट्रोल में लाके फिर हम पेशेंट को प्रिफर ये करते हैं कि आप अपना एक्सरसाइज और उससे मेंटेन रखिए। और ये जो डिजीज है वैक्सिंग एंड वेनिंग डिजीज हम लोग कहते हैं, मतलब आता जाता बीमारी है, कभी एकदम बढ़ जाएगा, कभी एकदम चला जाएगा, बीच में बिल्कुल ठीक रहेगा, आप कुछ भी नहीं देंगे। तो हमारा ट्राई ये होता है कि जब पेशेंट का डिजीज सीवियरिटी ज्यादा, उस टाइम पे एकदम कंट्रोल करके वापस से उस स्टेज पे लेके आ जाए, डिजीज साइलेंट रह जाए। तो जैसे कि आपका डिजीज है, अगर एक्सरसाइज और उससे कंट्रोल हो रहा है, उसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। एक तो अपने अपना रेगुलर अपने जो मूवमेंट्स हैं स्पाइन के जो वो हैं वो मेजर करते रहिए कि वो आगे बढ़ तो नहीं रहे, स्टिफनेस बढ़ तो नहीं रही है। अगर आपकी स्टिफनेस नॉर्मल रह रही है, आपके मूवमेंट्स नॉर्मल रह रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज से मेंटेन कर सकते हैं। पर अगर आपको बीच में लग रहा है कि नहीं, कभी कभी सुबह स्टिफनेस आ रही है, मूवमेंट्स हल्के फुल्के रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, स्पाइन के मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, या चेस्ट का एक्सपांशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो बेटर है कि आप मेडिसिन पे शिफ्ट हो जाए, जिससे कि हम लोग डिजीज प्रोग्रेशन, आपको सिम्टम चाहे ज्यादा नहीं हो लेकिन हम डिजीज प्रोग्रेशन रोक सकते हैं। एक एक जस्ट एक अच्छा कहा आपने डॉक्टर विष्णु, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा जो हमने काफी काफी कॉमनली नोटिस की है। जब आप बोलते हैं कि एवरीथिंग इज वेल कंट्रोल्ड, वो काफी बार ऐसे हो सकता है नहीं कि होता। आपको लग रहा है एवरीथिंग इज वेल कंट्रोल्ड, आपको एक बार रूमेटोलॉजिस्ट को डेफिनेटली दिखाना है, दिखाना चाहिए। उनको बोलने दो कि एवरीथिंग इज वेल कंट्रोल्ड। मैंने इनफैक्ट जस्ट एक प्लेन सिंपल एग्जांपल दूंगा, अभी थोड़े दिन पहले मैंने पेशेंट देखी, जब आई वो मुझे बोली, इनफैक्ट ये एग्जांपल लास्ट सेशन में भी दिया था मैंने। जब आई तो वो बोली, सर मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, 10 साल से है, कि मेरी प्रॉब्लम्स एकदम कंट्रोल में, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं, मैं 4 साल से डाइट नेचुरोथेरेपी कर रही हूँ, मैं काफी अच्छी हूँ, मेरा सब कुछ कंट्रोल में। तो मैंने कहा, मुझे कुछ समझा नहीं, मैंने बोला कि आपका सब कुछ अगर वेल कंट्रोल्ड है तो मेरे पास क्यों आई हो, कुछ तो रीजन जरूर रहना चाहिए। तब वो बोलने लग गई, नहीं सर घुटने में इतना पेन है, इतना सूजन है लास्ट 6 महीने से कि चल नहीं पाती हो। अब भी मैं ऑर्थोपेडिक के पास जाके आई, उन्होंने ऑपरेशन, उन्होंने एक्सरे निकाला तो बोला घुटना इतना घिस गया है कि ऑपरेशन का जरूरत है। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग ऑब्वियसली जस्टिफाई करते हैं हमेशा। तो काफी बार आपको लग सकता है कि ये वेल कंट्रोल्ड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनको देखने दीजिए कि ये वेल कंट्रोल्ड है क्या नहीं। लास्ट 3 साल से एक्सरेज वगैरह भी कभी करके देख सकते हैं रूमेटोलॉजिस्ट, ये देखने के लिए कि तकलीफ तो कुछ नहीं लग रही है,
लेकिन कहीं एक्सरे पे तो बात आगे बढ़ नहीं रही है ना। तो ये सब कंफर्म करने के बाद ही अगर वो बोलते हैं एकदम अच्छा कंट्रोल में, तो डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू, जो आप कर रहे हो वो कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट, खुद से डिसाइड मत करना कि ये कंट्रोल में है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरा कुछ एक हाँ फियर हाँ मैंने पेशेंट्स में ये भी देखा है कि पब्लिक को ये लगता है कि रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो हम लोग स्टेरॉइड दे देंगे, ये दे देंगे, इसलिए वो लोग कई बार आना वो नहीं करते। जबकि ये बिल्कुल गलत है। रादर हम लोग तो वो हैं जो सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड बंद कराते हैं। हम लोग यूज़ भी सबसे ज़्यादा करते हैं, पर हमें पता है कि वो कब यूज़ करना है। तो एक बैलेंस अप्रोच होता है। किसी भी आप रोमेटोलॉजिस्ट पे जाएंगे तो ऐसा नहीं, अगर आपकी बीमारी शांत है तो वो कभी कुछ प्रिस्क्राइब करेंगे। रादर हम लोग खुद ये चाहते हैं कि अगर बीमारी का असर नहीं है तो आप एक्सरसाइज और उससे मेंटेन रखिए। हमारा भी एम यही रहता है कि धीरे धीरे दवाइयाँ कम करके हम बंद करा दें, जिससे दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं है, और आप एक्सरसाइज उससे मेंटेन रहे। लेकिन जब बीमारी एक्टिव है तो दवाइयाँ उतनी ही जरूरी होती है। तो किस जगह कितनी दवाई देनी चाहिए, किससे कितना फायदा होगा, वो एक रोमेटोलॉजिस्ट बहुत अच्छा समझ सकता है। तो आपको, अगर आपको सब ठीक चल रहा है तो भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो साल में एक बार तो मिनिमम आपको रोमेटोलॉजिस्ट को विजिट करनी चाहिए, तो लेट हिम चेक कि हाँ आपका सब कुछ ठीक है, आपको डेफिनेटली मेडिसिन की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज आप मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसका अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम भी आपको मैं बोलना चाहूंगा। काफी सारे वॉरियर्स है, काफी सारे वॉरियर्स जो काफी टाइम से एएस को झेल चुके हैं, वो काफी बार कहते हैं कि रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाके क्या करना है, क्या देंगे वो, बोलो एक किलर दे देंगे, एक स्टीरॉइड शॉर्ट टर्म दे देंगे, नहीं है। इसको बराबर से कंट्रोल करना, लॉन्ग टर्म कंट्रोल में रखना, इसको इंश्योर करना कि ये आगे बढ़े नहीं, आपको डिजेबिलिटी ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो इंडिया की क्रिकेट टीम है, समझो वो टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे भी जब चलती है, तभी भी उसका एक अलग कोच रहता है जो गाइड करता है टीम को। तो वैसी ही बात है कि कितना भी अच्छा हो, एक रूमेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में डेफिनेटली रहिए, सो दैट वो ओवरऑल सब देखकर आपको अच्छा से कंट्रोल पे आपका एंकिलोजिंग रख सके। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। धीरज डिंगरस ने क्वेश्चन किया है, एम एच एल ए बी 27 पॉजिटिव, सफरिंग फ्रॉम लो बैक एक एंड बैक स्टिफनेस, प्लीज सजेस्ट मेडिसिन एंड एनी एक्सरसाइजेस। धीरज ये इतना बड़ा क्वेश्चन लेना थोड़ा मुश्किल होगा इस बार, लेकिन कीप वॉचिंग द लाइव सेशंस, हम लोग जरूर मेडिसिन एक्सरसाइज जरूर डिस्कस करने वाले हैं। और यूट्यूब चैनल को भी देख लीजिए, उसमें हर चीज के बारे में स्पेसिफिक वीडियोस है। Gagan, I am diabetic. What precautions should I take when I take SARS? My vision tends to get blurred. Vishnu, anything that you would like to add on this? सांस के साथ डायबिटीज का कोई वो नहीं है ऐसे। सिर्फ स्टेरॉइड्स ऐसी चीज़ जो डायबिटीज अल्टर करती है हमारी मेडिसिन में, वो कभी कभी साइक्लोस्पोरिन, वो हम इसमें यूज़ नहीं करते। पर सांस का डायबिटीज स्टेटस या शुगर स्टेटस पे कोई भी रूल नहीं है, तो डेफिनेटली आप आराम से ले सकते हैं सांस डायबिटिक पेशेंट्स में। और अगेन जो ब्लरिंग ऑफ विजन की आप बात करें, उसका भी सांस के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। कुछ मेडिसिन है हमारी, जैसे इवन स्टीरॉइड्स में हम लोग ग्लूकोमा न्यू, इसलिए पेशेंट को रेगुलर आई चेक का कहते हैं, या एससीपीएस होती है, इसमें बहुत रेयर है, पर मैकुलर इन्वॉल्वमेंट होकर ब्लरिंग आ सकती है, तो हम लोग उसमें चेक करने को कहते हैं। बट सांस एज सच आई पे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि आपकी आई की जो प्रॉब्लम है ये किसी और चीज़ के कारण है, यहाँ पे ना कि किसी दवाई के कारण। तो आपको जाके आई डॉक्टर को मिलना चाहिए कि बेसिकली एग्जैक्ट रीजन क्या है ब्लरिंग का। बट सांस ये सब नहीं कर सकती, वो डायबिटीज स्टेटस पे भी आपके कोई इफेक्ट नहीं करेगी, और आई विजन ओकुलर में भी कोई इशू नहीं आना चाहिए इससे। निखिल गोयल का क्वेश्चन है, आफ्टर टेकिंग न्यूकॉक्सिया आई एम फेसिंग हाई बीपी प्रॉब्लम, व्हाट शुड आई डू टू कीप इन चेक दिस थिंग इन द फ्यूचर, एंड विल आई हैव टू कंटिन्यू मेडिसिन लाइक साजो एंड न्यूकॉक्सिया लाइफ लॉन्ग? डॉक्टर विष्णु। ओके निखिल, फर्स्ट थिंग कि न्यूकोक्सिया ये एक कॉक्स टू इनिबिटर तरह का एंड सेड या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग उसकी कैटेगरी में आता है। वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट इसका हाइपरटेंशन हो सकता है। तो अगर आपको इस ड्रग को लेने के बाद हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आपकी एज इस टाइम पे डेफिनेटली मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि कई में फैमिली टेंडेंसी होती है 40 के आसपास हो तो उनमें वैसे भी डेवलप हो सकता है। पर अगर आप यंग हैं, 20-30 हैं, पहले आपका बीपी कभी ज़्यादा नहीं रहा, और निकोक्सिया चालू करने के बाद बीपी ज़्यादा हो रहा, तो डेफिनेटली आपको इसको चेंज करना चाहिए। फिर आपको कोई ऐसी ड्रग जो कार्डियक सेफ होती है, जिसमें ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, लाइक नेप्रोसिन, उस पर किसी पे शिफ्ट करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दैट। वैसे भी इवन हाइपरटेंसिव पेशेंट में भी हम लोग फिर इन्हीं इसको यूज कम करते हैं फिर, क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस तो रहते हैं। तो डेफिनेटली न्यूकोक से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है लेने के बाद, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करके इसको चेंज करना चाहिए। सांस का जो आप बात कर रहे हैं ना, सांस के लिए एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या किसी भी बीमारी का कुछ टेलर मेड ट्रीटमेंट नहीं होता है कि हमें बस ये डिजीज आया और ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ये ऐसा नहीं होता है।
डिजीज की सिवियरिटी कितनी है, डिजीज में क्या क्या जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, अगर जॉइंट के अलावा कोई और इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमें काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। उसके बेस पे हम लोग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। न्यूकोक्सिया या अदर एंटी इंफ्लेमेटरी के अलावा बाकी जो हमारी डिजीज मॉडिफाइड ड्रग्स होती है जैसे साज, मेथोट्रेक्सेट, ये हम लोग पेरिफेरल जॉइंट्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपको सिर्फ स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट है तो हम लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं, रादर अभी तो हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर आपका डिजीज बाकी जगह का कंट्रोल में है, सिर्फ स्पाइन में है, तो साजो बंद हो सकती है। पर अगेन किसने स्टार्ट की है आपको उनसे मिलना पड़ेगा, उनका इंडिकेशन क्या था उस टाइम पे। अगर जैसे सिर्फ कई बार हम ये यूवीआईटी प्रिवेंशन के लिए भी देते हैं, तो उस टाइम पे अगर सिम्टम नहीं हो तो भी लंबे टाइम देनी पड़ती है। तो डेफिनेटली, एंड जैसे मैंने बताया इसमें पहले भी कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वैक्सिंग यानी बढ़ने कम होने वाली बीमारियां हैं, तो इसमें दवाइयां फिक्स नहीं रहती। जब बढ़ता है दवाइयां बढ़ जाती है, जब कम होता है तब दवाइयां कम हो जाती है। पर अल्टीमेटली हमारा टारगेट यही रखता है कि एक बार डिजीज कंट्रोल करके आपको धीरे धीरे दवाइयां बंद करके एक्सरसाइज से हम लोग मेंटेन कर पाए। पर उसके लिए अगेन आपको अपने रुमेटोलॉजी से प्रॉपर टच में रहना पड़ेगा कि मैं कैसे कम ज्यादा कर सकता हूँ। उषा यादव का क्वेश्चन है, क्या इन्फ्लिक्सिमाइब टाइप इंजेक्शन से एंकिलोजिंग क्योर होने का चांस है क्या, और क्या किसी एज के बाद एंकिलोजिंग का जो सिवियरिटी है वो कम हो जाता है क्या एज के हिसाब से? दो क्वेश्चन है उनके। अह, अच्छे क्वेश्चन है आपके। फर्स्ट थिंग, देखिए ये जो डिजीजेस हैं, हम लोग कहते हैं मेडिसिन से हम लोग अगेन हम लोग सिर्फ कंट्रोल ही कर पा रहे हैं यार। अभी भी हम लोग उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाए हैं कि जब हम लोग क्योर कर सकें बिल्कुल। हमारा इन डिजीजेज में जो एम रहता है ट्रीटमेंट का, पहला ये रहता है कि हम लोग उनको दवाइयों से कंट्रोल करें और फिर बिना दवाइयों के कंट्रोल करें। तो हम लोग ट्राई ये करते हैं कि अच्छा कंट्रोल करके दवाइयां बंद कर पाएं, लेकिन अगर आपकी दवाइयां बंद भी हो जाती है तो वापस से कभी भी डिजीज फ्लेयर हो सकता है, उसको हम लोग नहीं रोक सकते। तो डेफिनेटली हम इसको क्योर नहीं कर सकते हैं, बीमारी को जड़ से तो नहीं निकाल सकते हैं, ये अभी भी पॉसिबल नहीं है। चाहे आप बायोजिक्स लें, चाहे इन्फ्लिक्सिमेब लें, या जो नए इंजेक्शन सैक्यूनो आए हैं, या नहीं अभी टैबलेट्स भी आने लगी हैं, जो आगे की थेरेपीज हैं। बट स्टिल चाहे आप किसी भी थेरेपी पे जाएं, डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छी थेरेपीज हैं। आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है, डिजीज प्रोग्रेशन भी कम हो जाता है, आपको काफ़ी अच्छा लगता है। पर अगर वो बीमारी को जड़ से नहीं निकाल सकते, उनको हमारा एम यही होता है कि हम उनको देखिए अच्छा कंट्रोल करें, धीरे धीरे कम करें, बंद करें और आपको एक्सरसाइज से मेंटेन करें। पर बीमारी लौट के तो कभी भी आ सकती है, और कुछ पेशेंट में अगर हम उनको कम भी नहीं कर पाते, जब डिजीज सीवियर होता है, उनमें हमें रेगुलर भी चालू रखना पड़ता है। और जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि विद टाइम ये कम हो जाता है क्या, एक्चुअली पहले ये वो था कि आफ्टर 40, इसकी वैसे भी हमने देखा है आफ्टर एज के बाद में सीवियरिटी कम होती है, या फिर जो अर्ली एज में जितना होता है उतना ही ज्यादा सीवियर डिजीज होता है, लेट एज में जो ऑनसेट होता है उतना सीवियर नहीं होता है। आफ्टर सर्टेन टाइम, या जो जब इसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, जैसे 15-20 ईयर्स का हो जाता है, तो स्पाइन आपकी काफी फ्यूज हो जाती है, काफी चिपक जाती है, उसके कारण जो इन्फ्लेमेटरी पॉइंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, आपके जो पेन होते हैं वो मैकेनिकल ज्यादा हो जाते हैं और बीमारी कारण कम हो जाते हैं। तो इसके कारण से थोड़ा सीवियरिटी कम हो जाता है। पर ये डिजीज हमने ऐसा देखा नहीं है कि ऐसा वो नहीं है कि 40 या 50 का हो जाए तो भी डिजीज शरीर से निकल जाएगा। इसका असर तब भी रहता है, एक्सरसाइज और बाकी प्रिकॉशन तब भी आपको रखनी ही पड़ती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे आंसर्स, थैंक यू डॉक्टर विष्णु। एक चीज मैं सिर्फ बोलना चाहूंगा, काफी लोग जब हम लोग से सुनते कि इसका क्योर नहीं है तो बहुत मायूस हो जाते हैं। तो इसमें एक बात समझने की बहुत आपको जरूरत है। देखो, क्योर ना एक टेक्निकल टर्म है। जैसा अभी मैं स्पेक्स पहन रहा हूँ, मैंने मेरी आईसाइट को क्योर नहीं किया है, लेकिन मैं स्पेक्स पहन के 100 करोड़ लोगों के आगे जाना चाहूँ तो मैं उतना कैपेबल हूँ कि मैं किसके भी आगे चला जाऊं। तो एग्जैक्टली यही चीज एंकिलोजिंग में भी है। हम लोग इसको अच्छा से कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्पेक्स पहन के मैं नॉर्मल हूँ, वैसे ही मैं प्रॉपर मेडिसिन लेके नॉर्मल हो सकता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने एंकिलोजिंग को क्योर किया। तो हम लोग ये नहीं क्लेम करते रूमेटोलॉजिस्ट की क्योर कर सके, लेकिन इसको अच्छा से कंट्रोल हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। किसी ने अब भी पूछा कि मुझे ये गोली लाइफ लॉन्ग लेनी है क्या? ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि जिसको एंकिलोजिंग हुआ उसको कंपलसरी लाइफ लॉन्ग गोली लगेगी, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। लेकिन बाय डेफिनेशन भगवान ने ये क्रोनिक बनाई है, डिसीज को लॉन्ग टर्म वाला डिसीज बनाया है। तो इसमें मेडिसिन लॉन्ग टर्म लगेगी। आप अगर पूछोगे कि मुझे बोलो कितने दिन का कोर्स है, तो इसमें टीबी जैसा कोर्स नहीं, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, ऐसा नहीं है। हर वॉरियर अलग है, हर एक की बॉडी अलग है, उसका रिस्पॉन्स अलग है, उसके काम अलग है, उसका स्ट्रेस टेंशन अलग है। तो ये हर वॉरियर के लिए हमें देखकर उसका डिसीज कितना एक्टिव है, उसके हिसाब से थेरेपी को टेलर मेड करना पड़ता है, उसके हिसाब से डोसेज को एडजस्ट करना पड़ता है। उसको एंकिलोजिंग को अच्छे से कंट्रोल डेफिनेटली कर सकते हैं,
लेकिन क्योर टेक्निकल टर्म नहीं है, टेक्निकल टर्म है, शायद क्योर नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन जैसा मैंने बोला, क्योर नहीं है, इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिए। यू कैन बी एज नॉर्मल एज एनीबडी एल्स, जस्ट दैट आपको एएस है, इसके लिए मायूस होने की जरूरत डेफिनेटली नहीं है। ये और मेडिसिन में ज़्यादातर बीमारियां अगर आप देखें तो ब्रदर हम लोग कहते हैं कि एक्सेप्ट इन्फेक्शंस जो एक 20% पार्ट ही होता है हमारे डिजीज का, 80% डिजीज हमारे क्रोनिक ही होते हैं, चाहे आप डायबिटीज ले लीजिए, चाहे हार्ट की ले लीजिए, ब्लड प्रेशर का ले लीजिए। पर इनमें आपको सिम्टम्स नहीं होते, पेन्स नहीं होता, इसलिए लोग इनसे इतना घबराते नहीं। पर अर्थराइटिस के लिए भी वो एक्सेप्टेंस जरूरी है कि क्रोनिक डिजीज है, कंट्रोल आ सकते हैं, बस ये है लंबे टाइम ट्रीटमेंट चलता है। तो मोस्ट ऑफ द डिजीजेस जो होते हैं हमारे एलोपैथी में, वो ज़्यादातर में हम लोग कंट्रोल ही कर रहे हैं अभी, हम हार्डली कोई डिजीज जिनको क्योर कर पा रहे हैं अभी। पर सोसाइटी में उन बाकी डिजीजों के लिए एक्सेप्टेंस काफ़ी है, क्योंकि नंबर भी ज़्यादा है, पुराने टाइम से काम हो रहा है। अर्थराइटिस थोड़ा सा रुमेटोलॉजी नई ब्रांच है, ये डिजीज अभी डायग्नोस होने स्टार्ट हुए लास्ट 30-40 ईयर से, इसलिए थोड़ा एक्सेप्टेंस अभी भी कम आया है। पर अगर आप ये अपनी एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है मुझे बीमारी है, मेरा लंबा चलना है, तो आपको खुद को काफ़ी बेटर फील होगा कि अभी हमारे पास ट्रीटमेंट है जिससे हम लोग इसको अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। जयदीप शिंदे का क्वेश्चन है, क्या HLA-B27 पॉजिटिव यानी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंफर्म है? नहीं नहीं, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLA-B27 अगर आप रूटीन पॉपुलेशन में भी करने चाहेंगे तो हर जगह अलग अलग रहता है। जैसे यूरोपियन पॉपुलेशन में हम लोग कहते हैं कि 6 to 8% पेशेंट में पॉजिटिव आता है, अफ्रीका में 1 नॉर्मल पर्सन में पॉजिटिव आता है, और अफ्रीका में 1% में पॉजिटिव आता है। उसका मतलब ये नहीं कि उन सबको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उनमें से सिर्फ 10% लोगों को ही डेवलप होता है। तो उसके अलावा भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं कि बीमारी क्यों होगी। पर रूटीन में आपको जब तक आपके रूमेटोलॉजिस्ट एडवाइस नहीं करें तब तक HLA-B27 करवाना भी नहीं चाहिए। और वो अगर पॉजिटिव भी आ गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको है, ये जरूर है कि आपको रिस्क ज्यादा है होने का, पर एंकलोजिंग है ये उससे कंफर्म नहीं होता। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शफी कितेकर का, कि मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, मेरा HLA-B27 पॉजिटिव है, क्या मेरे बच्चों को मेरे वजह से HLA-B27 होके एंकिलोजिंग होगा? HLA-B27 50% चांस होंगे आपके बच्चे में आपके थ्रू जाने के, मतलब दोनों पेरेंट से। जो जीन होती है आपके, जैसे हमने समझा एक तरह की जीन है, जीन्स पेरेंट से आती है, एक मदर से आती है, एक फादर से आती है। आपको है, अगर पॉजिटिव है तो आपके बच्चे में जाने की 50% चांसेस है। पर अगेन जैसे मैंने कहा कि उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एंकलोजिंग डेवलप हो जाएगा। अगर आपके किसी फैमिली में किसी को एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, मदर या फादर को, तो इट्स ऑलमोस्ट 10% चांसेस, 10 टाइम्स रिस्क हाई रहता है एंकलोजिंग होने का। अगर HLA-B27 पॉजिटिव है तो 16 to 20% चांसेस हो जाते हैं। बट स्टिल इसका मतलब ये है कि अगर आपके 5 या 6 बच्चे हुए तो आप में से उनमें से एक को हो सकता है, स्टिल चांसेस ये है कि 4 को आगे डेवलप नहीं होगा। तो डेफिनेटली रिस्क ज़्यादा होता है आपको, नॉर्मल पॉपुलेशन से 15 to 20% तक, 20 टाइम्स तक रिस्क ज़्यादा हो जाता है। पर जरूरी नहीं है, स्टिल 80% चांस ही होते हैं कि उनको नहीं होगा। तो इसमें आपको एक्चुअली वो भी नहीं कराना चाहिए, और जैसे सिम्टम डेवलप होगा आगे तो उसके हिसाब से बच्चों को वो करना चाहिए। तो जैसे शफी आपने जाना कि आपको एंकिलोजिंग है, आपको HLA-B27 पॉजिटिव है करके बच्चों को होने का बहुत ज्यादा हाई रिस्क फ्रैंकली नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अननेसेसरी जो स्ट्रेस है दिमाग में कि बच्चे को होगा नहीं होगा, ये ये बैगेज लेके मत दीजिए। आप वो बैगेज को बाजू में रख दीजिए। आज कुछ टेस्ट करके उससे लिए करना कुछ नहीं है, और उसको होगा ही ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हमारे अगर वो पास कभी, हाँ, हमारे पास की कोई प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ, तो तो वो आप करके अपने आप को टेंशन नहीं देंगे। कोई भी टेस्ट करवाएंगे पॉजिटिव आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है करने का। हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं जो हम आज देंगे तो कल किसी को कुछ नहीं होगा। तो जब बराबर। होगा तब देखेंगे। और धीरे धीरे जैसा साइंस डेवलप हो रहा है, जैसे मेडिसिन डेवलप हो रही है, हम बहुत पॉजिटिव हैं कि आने वाले 10-15 साल में पिक्चर काफी चेंज हो जाए, अभी हमारे पास काफी बेटर ट्रीटमेंट हो और हम बहुत अच्छा कंट्रोल करें। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बात कही आपने। दीपा चौहान का क्वेश्चन है, कैन वेट ऐड टू एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेन? वेट एक्चुअली, आपका अगर वेट ज़्यादा होगा आपके BMI से, तो वेट जो है जॉइंट्स पे प्रेशर देता है। तो डेफिनेटली आपका अगर वेट ज़्यादा है आपकी हाइट के हिसाब से तो आपको पेन्स ज़्यादा रहेंगे। ओबेसिटी के और भी दूसरे डिसएडवांटेज रहते हैं आपको, एक्सरसाइज में, रूटीन उसमें, आपकी लाइफस्टाइल में, ये सब भी वो रहता है। पर डेफिनेटली अगर किसी का वेट ज़्यादा है रूटीन से तो उसके जॉइंट्स पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और उसमें पेन्स ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा पेशेंट्स को कहते हैं कि खाने पीने पे और कोई ध्यान नहीं देना, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर लेकिन आप अपना वेट कंट्रोल रखिए। वेट आपका जो हाइट है उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, BMI आपको मेंटेन रहना चाहिए। एंकिलोजिंग में वेट डेफिनेटली, क्योंकि वेट अल्टीमेटली स्पाइन के ऊपर प्रेशर लेता है, तो वेट
की वजह से पेन डेफिनेटली बढ़ता है। थोड़ा कैच 22 सिचुएशन रहता है। हम लोग तो बोलते हैं आपको कि वेट कम करो, लेकिन आई एम श्योर आपके साइड से क्वेश्चन रहेगा, मुझे इतना दर्द है, चल नहीं पाती हो, फिर नहीं पाती हो, तो कैसे वेट कम होगा। लेकिन है, जैसा भी पॉसिबल है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को कंट्रोल करके लीजिए रूमेटोलॉजिस्ट से। और वेट रिडक्शन एक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट एम रखिए, क्योंकि वेट रिड्यूस होगा तो जॉइंट्स के ऊपर, बैक के ऊपर प्रेशर कम होगा और ऑब्वियसली पेन भी उतना डेफिनेटली कम होगा। कुछ क्वेश्चंस है। दीपा चौहान का क्वेश्चन है, शोभित का क्वेश्चन है, जितेंद्र राजपूत का क्वेश्चन है, शुड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर्स मैरी, डज इट अफेक्ट सेक्सुअल लाइफ। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग इसको शॉर्ट 2 मिनट में नहीं आंसर करेंगे, इसके लिए मैं पूरा फुल फ्लेज और एक लाइव सेशन रखूंगा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिटेल में जानना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन मैं उस टाइम के लिए आगे रख देता हूँ। मोहित सिंह का एक क्वेश्चन लेते हैं। आई हैव एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मेरा HLA-B27 पॉजिटिव है, मुझे लोअर लंबर वर्टिब्रे में ऑलरेडी फ्यूजन है, तो क्या ये फ्यूजन प्रोग्रेस हो सकता है, और मैं जो काम करता हूँ उससे इसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? आई एम इन अ फिजिकली डिमांडिंग जॉब, मुझे काम में वजन वगैरह उठाना पड़ता है, फिजिकली डिमांडिंग जॉब है, मुझे उससे कोई दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन क्या इससे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ने के चांस ज्यादा है, फ्यूजन के चांस ज्यादा है? डॉक्टर विष्णु। देखिए अभी, हाँ, आपका लंबर, आपका HLA-B27 पॉजिटिव है, लंबर में फ्यूजन है, तो डेफिनेटली डिजीज प्रोग्रेशन के चांस तो हैं इसमें। तो आपको जो करना है फर्स्ट चीज कि आपको डिजीज कंट्रोल रखना है आपका विद द मेडिसिन, आपके लिए जरूरी है। इवन आपके पेन कंट्रोल में है, इवन देन आई विल प्रेफर कि आप किसी ना किसी मेडिसिन पर रेगुलर रहें, जिससे डिजीज प्रोग्रेशन आपका एक कंट्रोल में रहे। दूसरा जो इसका नुकसान होता है फ्यूजन का, फ्यूजन एज सच आपको पता नहीं पड़ेगा, और फ्यूजन का नुकसान ये होता है कि इससे जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होती जाती है। तो आपका मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइजेज जो हम लोग जोड़ देते हैं वो बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, आपकी मोबिलिटी मेंटेन रहेगी, तो इवन आपका जॉइंट फ्यूज हो जाएंगे तो भी आपको इतने इशू नहीं आएंगे। तो ये दोनों चीजें आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ऑलरेडी डैमेज स्टार्ट हो चुका है, तो फर्स्ट थिंग आपको लॉन्ग टर्म मेडिसिन चाहिए, रेगुलर मेडिसिन लेनी है, विद मॉनिटरिंग लेनी है। और दूसरा एक्सरसाइज बहुत रेगुलर रखनी है कि जिससे कि जो फ्यूजन का नुकसान है वो आपके शरीर में नहीं पहुंचे। दूसरा आपका फिजिकल डिमांडिंग जॉब है। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि ये डिसीज ऑफ इनएक्टिविटी है, एंकलोजिंग में आप जितना इनएक्टिव रहते हो उतना डिजीज प्रोग्रेस करता है, तो अच्छी बात है अगर आप एक्टिव रहते हैं जॉब में, तो इससे आपको फायदा ही मिलेगा। पर वेट का हम लोग कहते हैं कि वेट आपको, स्पेशली जिनमें फ्यूजन हो जाता है उनमें बोन्स थोड़ी वीक हो जाती है, तो एक लिमिट से बाद जिसमें आपको पेन होना चाहिए उससे ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए, या बहुत हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए। अगर आपके मूवमेंट्स नॉर्मल है, आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली आप अपनी लिमिट बढ़ा सकते हैं, पर तो भी वेट उठाने में आपको ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज फिजिकल एक्टिविटी आप कोई भी कर सकते हैं। रादर अगर आप आपका खड़े होने का काम है, तो आपको या बैठने का जॉब है, तो आपको हमेशा ये प्रेफर करना चाहिए कि आधे से 30 to 45 मिनट से ज़्यादा एक जगह नहीं रुकें, या एक जगह खड़े नहीं रहें, एक जगह नहीं बैठें, मोबिलिटी रखें, तो इससे आपका एंगुलर स्पॉन्डिलाइटिस के मैनेजमेंट में आपको हेल्प होती है। एक फैक्टर मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा फिजिकली डिमांडिंग जॉब है जिसमें बहुत ज्यादा वेट वगैरह का है, उससे थोड़ा कुछ स्टडीज है जिन्होंने दिखाया कि एंकिलोजिंग का प्रोग्रेशन थोड़ा उसमें ज्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्मोकिंग एक चीज है जो तो हम अवॉइड लोग करनी चाहिए। ध्यान नहीं रखते हैं और जो अंडर एस्टिमेट होता है। स्मोकिंग से फ्यूजन और एंकिलोजिंग का प्रोग्रेशन बढ़ता है, तो अगर आप स्मोक करते हो तो प्लीज सबसे पहले स्मोकिंग आप बंद कर दीजिए। फॉर दैट मैटर, टोबैको कोई भी फॉर्म में यूज करते रहेंगे तो आप अपने एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए टोबैको स्मोकिंग क्विट कर दीजिए प्लीज। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। चिराग कुमार का क्वेश्चन है, आई हैव एज बट माय HLA-B27 इज नेगेटिव, ये तो शायद हम लोग ने ऑलरेडी आंसर कर लिया है। व्हाट शुड आई डू? बेस्ट थिंग, रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, ट्रीटमेंट चालू करिए। HLA-B27 नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं है, आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसको कंट्रोल जरूर करना है। हाउ कैन आई नो विच स्टेज ऑफ एएस आई हैव? ये आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपको बोल सकेंगे, आपके एक्सरे जरूरत पड़ेगा तो एमआरआई करके आपको वो बोल सकते हैं कि आप कौन से स्टेज में हो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के। ये भी एक स्टेजेस ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अगर आप यूट्यूब चैनल देखोगे तो इसमें एक डिटेल वीडियो है, उसमें आप देख लीजिए तो इसका साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। जितेंद्र पाल का क्वेश्चन है, मैं HLA-B27 इज नेगेटिव, ये एमआरआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम लोग एमआरआई के क्वेश्चन ले ही रहे थोड़ी देर में, तो उसमें डिस्कस करते हैं। मोहम्मद जुनेद का एक क्वेश्चन लेते हैं, कैन इंटरसेप्ट फोलिट्रैक्स म्यूकोक्सिया कैन दे बी टेकन टुगेदर, विल इट कॉज एनी प्रॉब्लम? डॉक्टर विष्णु। नहीं, अगर आपको किसी ने प्रिस्क्राइब की तो डेफिनेटली हम लोग साथ में देते ही हैं। ये चीज एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग ड्रग देते हैं, और ये कॉम्बिनेशन इज ए वेरी रूटीन कॉम्बिनेशन रादर हम लोग जो यूज करते हैं। हम लोग ज़्यादातर
फॉलीट्रैक्स और पेन किलर्स पे पेशेंट को स्टार्ट करते हैं और इफ रिक्वायर्ड तो बायोलॉजिक्स ऐड करते हैं। रादर फॉलीट्रैक्स इज नोन टू, इनका जो बायोलॉजिक्स है उनका एफिकेसी बढ़ाती है फॉलीट्रैक्स, और उनमें रेजिस्टेंस भी कम करती है। तो फॉलीट्रैक्स हम लोग रादर कंबाइन करते हैं ज़्यादातर बायोलॉजिक ड्रग्स के साथ में। तो इस कॉम्बिनेशन को लेने में अगर आपको किसी रूमेटोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया तो कोई नुकसान नहीं है, इट्स वेरी सेफ कॉम्बिनेशन, आप डेफिनेटली साथ में ले सकते हैं। वैशाली अधांगरे का क्वेश्चन है, मुझे एएस है वो मेरे बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है क्या? अभी हमने ये आंसर डिस्कस जस्ट किया था जस्ट डिस्कस किया हुआ है। गगन गगन का क्वेश्चन है, बी मोर फोकस्ड ऑन एक्सरसाइज एंड रेडी टू बेयर द पेन टिल आई कैन, अवॉइडिंग मेडिसिन एज फार एज पॉसिबल, आई एम वरीड अबाउट मेडिसिन साइड इफेक्ट्स, एम आई करेक्ट, शुड आई बी डूइंग दिस? गगन गगन। फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से दैट कि आप लोग बीमारी से डरिए, दवाइयों का ध्यान हम रख सकते हैं। अगर आप रेगुलर किसी भी रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं तो वी नो कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या हैं और उनको कैसे कंट्रोल करना है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी नो, हम लोग 95% पेशेंट में कोई भी इशू नहीं आता है। पर अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, आपका डिजीज प्रोग्रेस होता रहेगा, तो बीमारी के जो नुकसान है उनसे आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो ये एक क्रॉनिक बीमारी है जैसा हमने डिस्कस किया, तो इसके अपने बीमारी के भी अपने नुकसान होते हैं। आप दवाई के साइड इफेक्ट देख रहे हैं लेकिन बीमारी के नुकसान नहीं देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में आपका स्पाइन फ्यूजन हो सकता है, आई पे इफेक्ट आ सकता है, कभी कभी लंग पे इफेक्ट आता है। तो वो सब कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं, उसको फिर आपको उस टाइम पे पहुंचने के बाद हमें मैनेज करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो रादर सही अप्रोच ये रहेगा कि आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट से मिलिए। अगर वो कहते हैं आपको जरूरत है मेडिसिन की, एक्सरसाइज से इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है, तो जैसे उनकी एडवाइस है उस हिसाब से लीजिए। बिलीव मी, चाहे हम लोग सिर्फ पेन किलर्स लें, लेकिन हमें पता है कि वो कितने दिन के लिए देना है, उसका क्या साइड इफेक्ट है, कब हमें डोज कम करना है और कितना उसको ध्यान रखना है। तो वी नो द साइड इफेक्ट्स, हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपकी बीमारी के कारण अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है और या फिर किसी और उसमें आप मुसीबत में जाते हैं, तो फिर वो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो बेटर वे आप मिलिए, दवाइयाँ चालू कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और कंबाइन अप्रोच रखिए। बराबर। गगन, एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, देखो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में और फॉर दैट मैटर एनी आर्थराइटिस में काफी समय तक चीजें रिवर्सिबल रहती है, लेकिन एक समय आता है जब इरिवर्सिबल चीजें जिनको हम लोग ठीक नहीं कर सकते वो चीजें चीजें चालू हो जाती है। जैसे टाइम जाता है, अगर रिवर्सिबल चीजों के टाइम में मैं कवर नहीं करता हूँ सब, तो इरिवर्सिबल चीजें होने लगती है। जैसे फ्यूजन हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे हिप की जो अंदर की कार्टिलेज है पूरी घिस गई, तो उसको हम लोग मेडिसिन से कवर नहीं कर सकते। तो बेस्ट होगा कि रादर देन बेरिंग इट, जैसे आग लगी, तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि जब तक मैं बेयर कर सकता हूँ आग लगने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा नहीं। आग लगी तो उसको बुझाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं जब तक बेयर कर सकता हूँ का कोई मतलब नहीं, शायद जब तक बेयर करो तब तक इरिवर्सिबल चीजें आए और उसको शायद हम लोग उसको प्रॉपर पूरा ठीक ना कर सके, ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर विष्णु, काफी टाइम हो गया है बेचिले B27 के बारे में बात करते करते। अभी देखते हैं हम लोग एमआरआई के बारे में, वो भी अपना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज के लिए, और उसके साथ जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस है वो भी लेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोस्ड ऑन एमआरआई? कैसे एमआरआई करने से डॉक्टर्स को क्या मालूम पड़ता है जिससे वो डायग्नोज करते हैं कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? एमआरआई के इसमें काफ़ी एडवांटेजेस हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के। रादर एक्सरे की अपनी लिमिटेशन होती है। एक्सरे में जो चेंजेस आते हैं, जो स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं जिनसे हम लोग डायग्नोज करते हैं, वो आने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। और अभी हमारी जो अप्रोच है वो ये है कि हम लोग जल्दी से जल्दी डायग्नोज करके जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। उसके लिए फिर हमारा एमआरआई बहुत हेल्पफुल रहता है। एमआरआई में जो बोन एडिमा होता है, इनिशियल हम लोग कहते हैं कि जो जॉइंट्स के आसपास सूजन आ जाती है, बोन के अंदर सूजन आ जाती है, एमआरआई उसको एज अर्ली एज 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने के अंदर पिक करना चालू कर देता है। तो पेशेंट को अगर सिम्टम है तो एमआरआई कराए तो हम लोग इनिशियली फ्यू वीक्स के अंदर ही पेशेंट को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोज कर सकते हैं। पर किस हिस्से कराना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम लोग ज़्यादातर हमने देखा है जो पेशेंट हमारे पास एमआरआई करा के आते हैं वो ज़्यादातर स्पाइन का एमआरआई करा के आते हैं, क्योंकि उनके पैर में दर्द होता है। अपने फिजिशियन के पास जाते हैं या सर्जन के पास जाते हैं, वो लोग इनको एमआरआई एडवाइस करते हैं। तो उस एमआरआई में जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होता है वो ऐसे ही जॉइंट ज़्यादातर हमने देखा मिस कर जाते हैं। और सैक्रोइलाइक जॉइंट या बटक के आपके जो जॉइंट्स हैं जहाँ से डिजीज स्टार्ट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है इसको डायग्नोस करने के लिए। क्योंकि स्पाइन में जो एमआरआई के चेंजेस है वो हम लोग कुछ और चीज़ों में भी देख सकते हैं, पर लेकिन जो एसआई जॉइंट में चेंजेस आते हैं वो बहुत टिपिकल होते हैं कि वो इसी बीमारी में आते हैं। इस बीमारी के अलावा बहुत ही कम ऐसी बीमारी है जिनमें वो चेंजेस दिखाई देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब भी आपका एमआरआई एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोस करने के लिए
करवाया जाए तो उसमें हमेशा एसआई जॉइंट का प्रॉपर कवरेज हो। एसआई जॉइंट में भी कुछ उसमें भी हमारे की इमेजेस होती है, टी टू वेटेड इमेज या स्टर इमेज हम लोग कहते हैं कि जिसमें फैट सप्रेशन था, वो इमेज सबसे अच्छे चेंजेस पिक करती है। स्पेशली जो इनिशियली फेज की जो सूजन होती है वो उनमें कुछ इमेजेस में सबसे अच्छा आता है। तो जो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, एमआरआई का डायग्नोसिस में बहुत अच्छा रोल है। रादर अभी तो और जैसे जैसे एडवांसमेंट आता जा रहा है एमआरआई में, इस बीमारी को समझने में रेडियोलॉजिस्ट और अच्छा हमें बता के दे रहे हैं कि यहाँ पेशेंट को होने के कितने चांसेस हैं, कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो एमआरआई कुछ ही हफ्ते में डायग्नोस कर लेता है इस डिजीज को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सरे की लिमिटेशन थी कि हमें 3 से 5 साल वेट करना पड़ता था कंफर्म क्लासिफिकेशन के हिसाब से कंफर्म करने, उसकी अभी जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी एमआरआई करवाएं एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, अलग से सैक्रोइलियाक जॉइंट या एसआई जॉइंट का अलग से हमेशा का वो इमेज हमेशा होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग इस डिजीज को डायग्नोस कर सकें। मैं थोड़ा इसके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। जैसा आपको सबको मालूम है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑटो इम्यून इलनेस है। इसमें होता क्या है, तो अपनी ही इम्यूनिटी जॉइंट्स को फॉरेन समझ के अटैक करने लगती है। जब वो जॉइंट्स को अटैक करती है तो होता क्या है, तो जॉइंट में सूजन आ जाती है, और इस सूजन से और इन्फ्लेमेशन, जो हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, प्लेन सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन आती है, और सूजन की वजह से दर्द होने लगता है। तो कौन से जॉइंट्स है जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अटैक करता है, तो ये आप देखेंगे तो ये जो सेक्रोइलियाक जॉइंट्स है जो एग्जैक्टली बटक्स के नीचे होते हैं, वो रीढ़ के हड्डी के जॉइंट्स, और जहां पे ये फसली चिपकती है रीढ़ के हड्डी को, ये वाले जो जॉइंट्स है वो। तो एमआरआई में एग्जैक्टली क्या देखा जाता है, तो ये सेक्रोइलियाक जॉइंट्स मेनली हम लोग देखते हैं, इसमें सूजन दिखती है एमआरआई पे। तो इससे डायग्नोस होता है कि ये जो पेन है वो, इसे आप एमआरआई का रिपोर्ट देखोगे तो सेक्रोइलाइटिस कहा जाता है, और इसी से हम लोग डायग्नोस करते हैं ये सेक्रोइलाइटिस यहाँ पे। और इसमें भी कभी कभी काफी कुछ बाकी चेंजेस दिखते हैं, जिससे डायग्नोस होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं। एमआरआई आज के दिन में वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है डायग्नोसिस के लिए, और पर्टिकुलरली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अर्ली डायग्नोस करने के लिए। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हम लोग एक्सरे से डायग्नोस करने जाए तो 4-5 साल निकल सकते हैं, जब एक्सरे एंकिलोजिंग रिलेटेड कुछ डायग्नोस्टिक चीजें दिखाए। एमआरआई ये काफी जल्दी पिकअप करता है, और इसके लिए एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस है, गौरव पोदार का क्वेश्चन है, अमित जैन का क्वेश्चन है कि क्या एमआरआई भी मिस करता है। उन्होंने अलग अलग चीजें लिखी है इसके बारे में, लेकिन समराइज करेंगे तो क्या एमआरआई डायग्नोसिस को मिस कर सकता है, और मुझे डॉक्टर ने एक बार एमआरआई करने के बाद भी वापिस एमआरआई करने को क्यों कहा है। तो शॉर्ट में इसका आंसर देना चाहूंगा, 2-4 चीजें होती है जब हम लोग एमआरआई वापिस रिपीट करने बोलते हैं। काफी बार क्या होता है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बैकएक की वजह से काफी लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं। ऑर्थोपेडिक जनरली सर्जन क्या करते हैं, ये जो एरिया, इसको हम लोग लंबोसेक्रल स्पाइन बोलते हैं, एलएस स्पाइन, इसी का एमआरआई कर देते हैं यहां से यहां तक। तो ये सिर्फ चीज का एमआरआई होता है, जो आप ऊपर लिखा हुआ देखोगे एमआरआई एलएस स्पाइन। तो जब सिर्फ इसी चीज का एमआरआई होता है, तो नीचे का सेक्रोइलियाक जॉइंट उसमें दिखता नहीं है। और अगर सेक्रोइलियाक जॉइंट दिखेगा नहीं, जैसा अभी हम लोग ने देखा, उसमें सूजन है, उसी के ऊपर हम लोग डायग्नोस करते हैं। तो जब आप अगर इतना ही लेके आओगे और हम लोग को एंकिलोजिंग काफी सीरियसली डायग्नोसिस का डाउट लग रहा है, तो हम लोग नीचे के एसआई जॉइंट का वापिस एमआरआई बोलते हैं। वापिस यानी वो किया नहीं है पहले, इसके लिए। तो ये रीजन रहता है कि आपने काफी बार देखा है कि रूमेटोलॉजिस्ट वापिस आपको क्यों एमआरआई बोल रहे हैं। और कुछ रीजन हो सकते हैं, कभी कभी एमआरआई बहुत अर्ली स्टेज में, कोई कोई वॉरियर्स 2-3 हफ्ते में आ जाते हैं कि बैकएक है, एमआरआई पे कुछ आया नहीं है। तो बहुत अर्ली फेज में, स्टार्टिंग के 3-4 वीक्स में कभी कभी एमआरआई मिस आउट कर सकता है डायग्नोसिस को। कोई भी चीज एक क्रिटिकल लेवल पे आती है, उसके बाद दिखने लगती है। वो क्रिटिकल लेवल जब तक रीच नहीं होता है तो तकलीफ तो देती है, लेकिन वो एमआरआई पे भी पिकअप नहीं हो सकती है। जब वो क्रिटिकल लेवल क्रॉस करेगी, तब एमआरआई पे दिखने लगेगी। तो आपको अगर कंटिन्यूअस बैकएक है, हमको लगता है कि ये एंकिलोजिंग का ही लग रहा है, और पहला एमआरआई जो बहुत अर्ली स्टेज में नेगेटिव है, तब जाके डेफिनेटली हम लोग रिपीट एमआरआई बोल सकते हैं कि इस एमआरआई पे तो कुछ ना कुछ अभी आ जाना चाहिए। तीसरी चीज रहते हैं, कभी कभी रिपोर्टिंग के प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। सब जगह एमआरआई फैसिलिटी, मशीन उतने अच्छे नहीं होते, तो कभी कभी मशीन अच्छा नहीं है करके रिपीट करने को कहा जा सकता है। कभी कभी रिपोर्टिंग उसका बहुत अच्छा नहीं है, इसके लिए भी कभी कभी रिपोर्टिंग आपको एमआरआई वापस कहा जा सकता है। तो ये रीजन है जब हम लोग एमआरआई वापस कर सकते हैं। रादर इनिशियली 3 मंथ्स तक एमआरआई चेंजेस कई बार मिस हो सकते हैं। हाँ, तो ये तो कई बार हम इंपॉर्टेंट है लोग जब आप, इसलिए
बहुत इनिशियली फेज में कराया हो तो मैं कई बार रिपीट करना पड़ता है। डेफिनेटली, जैसा मैंने बोला, क्रिटिकल लेवल पे आने तक वो कभी दिखता नहीं है कभी कभी, तो अर्ली फेज में डेफिनेटली एमआरआई हम लोग रिपीट कर सकते हैं। डॉक्टर विष्णु, और एक क्वेश्चन है कि हमेशा क्या एमआरआई लगता है हर आदमी को, हर वॉरियर को एमआरआई लगता है डायग्नोसिस के लिए, क्या ऐसा कुछ नहीं नेसेसरी नहीं है? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। एमआरआई डेफिनेटली अभी हम लोग प्रिफर करने लग गए हैं कि बहुत इजी, एक वो इसके साइड इफेक्ट्स भी कम है करवाने के, जस्ट कॉस्टली पड़ता है, अदरवाइज इट्स वेरी इजी मोडिलिटी डायग्नोस करने के लिए। पर एमआरआई का एज सच ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमारे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रूटीन में हम लोग पेशेंट का डिसाइड करते हैं वो ज़्यादातर हमारा क्लिनिकल बेस्ड ही होता है कि पेशेंट क्लिनिकल डिजीज एक्टिविटी कितनी है, ESR-CRP कितने हैं और बाकी सिम्टम्स कितने हैं, उसके हिसाब से हम लोग ज़्यादातर पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। एमआरआई अभी भी उस इस फेज में कि जब उससे ट्रीटमेंट डिसाइड कर पाए, थोड़ा सा अभी भी ट्रायल फेज में ही ज़्यादा है, स्टडीज़ के लिए ज़्यादा यूज होता है, रादर देन प्रैक्टिकली इतना यूज नहीं होता है। तो अगर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है, हमें लगता है कि इसमें एमआरआई की जरूरत नहीं है, तो हम लोग रादर अप टू 50% पेशेंट का हम लोग एमआरआई नहीं कराते हैं। पर जब भी हमें हल्का सा भी डाउट हो डायग्नोसिस को लेके कि इसमें कुछ और भी डिफरेंस होता है और कंफर्म करना हो मैं कि नहीं ठीक है, इसको लंबे टाइम ट्रीटमेंट चलना है हमें स्टेप करने से पहले, स्पेशली जो एचएलई बीटम्स में नेगेटिव पेशेंट, उनमें हम लोग एमआरआई कराना प्रेफर करते ही नहीं। कभी कभी हम लोग बायोलॉजिक्स का डिसीजन लेने से पहले भी कई बार एमआरआई कराते हैं, जब पेशेंट का पेन इंप्रूव नहीं कर रहा हो और हमें लगे कि इससे मोर ऑफ मैकेनिकल पेन है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं एमआरआई में, स्पेशली अगर रेडियोलॉजिस्ट आपका ट्रेंड हो तो वो हमें डिजीज एक्टिविटी भी बता सकते हैं कि इस जगह इन्फ्लेमेशन दिख रहा है तो डिजीज शुड बी हाई। उस टाइम पे भी हम लोग एमआरआई रिपीट करके देखते हैं कि हम लोग फिर आगे डिजीज जो बेसिक ट्रीटमेंट का जो स्टेप है हम लोग आगे फर्दर लेते हैं। तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन का बेसिक पर्पस ये होता है कि बेसिकली आप ट्रीटमेंट, एक तो डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट डिसीजन में कितनी हेल्प मिल रही है। अगर आपको क्लियर कट सिम्टम है एंकल लूजिंग के, तो उसमें हमारे का कुछ भी रोल नहीं है, कोई जरूरत नहीं करवाने की। और दूसरा पर्पस ये होता है कि हम ट्रीटमेंट डिसीजन को लेकर थोड़े वो हैं कि हमें और एग्रेसिव होना है, तो कई बार हम लोग रिपीट करा के देखते हैं। इनफैक्ट और एक चीज जो हमने एमआरआई में मैं ऐड करना चाहूंगा कि इनफैक्ट काफी सारे क्वेश्चंस भी है, सबका नाम नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, कि मुझे परसिस्टेंट बैकएक है लेकिन एमआरआई पे कहीं कुछ आ नहीं रहा है, ऐसे क्यों? यानी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ट्रीटमेंट चल रही है, आज काफी सारा बैकएक आज के दिन में भी है और नया एमआरआई भी नॉर्मल आया है, तो ऐसे कब हो सकता है? तो दो चीजों में होता है, एक हम लोग कहते हैं फाइब्रोमायल्जिया। फाइब्रोमायल्जिया नसों का पेन होता है, इसमें पेन कहीं भी हो सकता है, बैक में हो सकता है, जॉइंट्स में, कहीं पे भी हो सकता है। इसका भी एक डिटेल वीडियो है, दो वीडियोस है रादर, यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे, एएस विद फाइब्रोमायल्जिया, जरूर देखिए तो आपको ये समझ में आएगा। दूसरी चीज, फाइब्रोमायल्जिया एक चीज, और कभी कभी स्ट्रेस टेंशन में भी ऐसा होता है। इनफैक्ट कुछ चीजें जिसमें पेन तो रहता है लेकिन एंकीलोजिंग एमआरआई पे कंट्रोल में दिखता है। क्या चीजें हो सकती है? एक, बहुत ज्यादा काम, बॉडी बहुत ज्यादा मैकेनिकली प्रेशर में है, बहुत ज्यादा भागम दौड़ है आपकी, तो हो सकता है ये प्योरली मैकेनिकल पेन होता है, भले एएस कंट्रोल में हो लेकिन मैकेनिकली प्रेशर की वजह से कमर पीठ दुखते रहती है, जिसमें एमआरआई में कुछ नहीं आएगा। सेकेंड, नींद का कम होना या पुअर क्वालिटी का होना। बिलीव मी, बॉम्बे में जितने जन से मैं पूछता हूँ पेशेंट से, सबका एवरेज स्लीप 4.5 to 5.5 आवर्स का है। जब नींद बराबर नहीं होगी, आइदर इनएडिक्वेट रहेगी या तो फिर पुअर क्वालिटी रहेगी, जो भी रीजन हो उसके लिए, तो उससे भी काफी बार पेन कंटिन्यूअस हो सकता है, जो एमआरआई पे ऑब्वियसली नहीं आएगा। तीसरी बात, स्ट्रेस टेंशन, स्ट्रेस कोई पर्टिकुलर चीज का स्ट्रेस या कुछ भी टेंशन नहीं, कुछ भी स्ट्रेस नहीं, छोटे छोटे चीजों का टेंशन लेने का सेंसिटिव नेचर। किसी ने कुछ कह दिया, टेंशन हो गया, चालू हो गया, फोन नहीं आया टाइम पे, टेंशन हो गया, आधा घंटा लेट हो गया, कोई टेंशन हो गया, कहीं की कुछ न्यूज सुनी जिसका कुछ डायरेक्टली लिंक नहीं है आपसे, फिर भी आपको टेंशन हो गया। तो वो ये जो सेंसिटिव नेचर बोलते हैं, इसमें भी काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपका एमआरआई तो नॉर्मल आए लेकिन आपको बैकएक परसिस्टेंट हो। तो ये दो चार जो चीज बोली आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको डेफिनेटली कंट्रोल कीजिए, इसको डेफिनेटली ठीक कीजिए ताकि ये प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाए। मैं हाँ हाँ प्लीज। हाँ थोड़ा सा जस्ट हाँ, तो जैसे कि डॉक्टर अकेगर ने समझाया, मतलब एंकलोजिंग में बैक पेन, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एंकलोजिंग है, जो दूसरे कॉजेज उन्होंने कहे वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी होता है। एक और जो दूसरा कारण कभी कभी हम लोग देखते हैं कि डिजीज एक्टिव होता है लेकिन एमआरआई में पिक नहीं करता है। इसमें कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो एंथेसिस हम कहते हैं, जो जहाँ पर आपकी मसल्स या बोन्स बोन्स जो मसल्स होती है बोन्स पे अटैच होती है, लिगामेंट बोन्स पे अटैच होते हैं, वो साइट्स कई बार एमआरआई से भी एक्सेसिबल नहीं होती है, तो कई बार उनमें इन्फ्लेमेशन होगा तो पिक नहीं होता है।
तो इस टाइम पे हमारा क्लिनिकल डिसीजन, क्लिनिकल जो पेशेंट सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पेशेंट को सिम्टम किस तरह के हैं और किस दवाई से रिलीफ मिल रहा है। तो ये डिजीज के कारण है कि ये फाइब्रोमाइल्जिया के कारण है। इसलिए हम लोग आपको बार बार फोर्स करते हैं कि दिस इज वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाके आपको समझ में आएगा। रूटीन जो बाकी बैक के जो रहते हैं वो इतना डिटेल में इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकते। हर इन्वेस्टिगेशन की अपनी लिमिटेशन होती है, हर सिम्टम की भी अपने कॉजेज होते हैं। तो इस ऑलवेज बेटर कि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो अपने वापस रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उसे डिस्कस कीजिए, तो हम लोग आगे प्लान आउट कर सकें। डेफिनेटली। तो ऐसा जब भी आपको है कि एमआरआई नॉर्मल आ रहा है लेकिन तकलीफ है, जो 4-5 पॉइंट बोले हमने उसके ऊपर गौर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके रूमेटोलॉजिस्ट से बैठ के डिटेल में जरा बात करके समझिए। वो आपको डेफिनेटली बोल सकेंगे, क्योंकि वो आपको काफी टाइम से देख रहे हैं, उनको आपके रिपोर्ट्स मालूम है, तो वो बेस्ट रहेंगे आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमआरआई क्या रिपीट करना पड़ता है? क्या एमआरआई हर साल करना चाहिए देखने के लिए कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंट्रोल में है? एमआरआई हर साल, एक्चुअली ये एमआरआई के जो चेंजेस होते हैं, आइडली तो हम लोग इसमें स्कोर करके रहना चाहिए, वो हर साल स्कोरिंग देखना चाहिए कि डिजीज प्रोग्रेशन है कि नहीं। पर इंडिया में हम लोगों ने अभी भी उतना ज़्यादा स्कोरिंग सिस्टम या रेडियोलॉजिस्ट उतना अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है कि हम लोग उस स्टेज पे जाएं। बेसिकली अभी तो हम लोग जो कर रहे हैं ट्रीटमेंट क्लिनिकल सिम्टम के बेस पे पेशेंट को ट्रीट करके ट्राई ये करते हैं कि आपका उसमें रहें। पर डेफिनेटली अगर हम लोग एक रेगुलरली एमआरआई करके उसको प्रॉपर फॉलो कर सके, उसको स्कोरिंग, एमआरआई के भी स्कोर्स होते हैं एक्टिविटी के, अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट वो कर सके, क्योंकि वो भी इजी नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट को ये करने की आदत नहीं होती, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट को अलग से बात करनी पड़ेगी कि मुझे इसमें ये पेशेंट में ये देखना है, मुझे हर साल इसका रिपीट कराना है, तो पहले के चेंजेस और अभी के चेंजेस में कितना डिफरेंस है। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करें तो भी हम लोग क्लिनिकली पेशेंट को मैनेज करते ही। तो अगर रेगुलर प्रैक्टिस में देखेंगे, डॉक्टर विष्णु ने अच्छी बात कही कि ये करके तो डेफिनेटली फायदा होगा हम लोग करेंगे तो, लेकिन एक कॉस्ट के हिसाब से और एकदम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हर एक को हर बार एमआरआई करना जरूरत नहीं है। देख के और कुछ स्कोर्स है उससे भी मालूम पड़ता है, ब्लड टेस्ट से और देख के कि क्या कितना है आपका तकलीफ, उससे भी मालूम पड़ता है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंट्रोल में है क्या नहीं। और हर बार एमआरआई करने का कंपलसरी ऐसा कुछ नेसेसरी इंडिकेशन तो नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे गौरव पोद्दार का कि टीबी वर्सेस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मेरे 2 बार एमआरआई हो चुके हैं, एक बार टीबी बोला, एक बार एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर विष्णु, बोलिए। देखिए, मैं तो आपको इसका सिंपल सा आंसर है, आप किसी रोमेटोलॉजिस्ट से मिलिए। मोस्टली तो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो होते हैं वो दे आर बायस्ड टुवर्ड्स टीबी, के वो टीबी ज़्यादा देखते हैं। और तो उसमें बहुत सिंपल और बहुत बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। अर्ली स्टेज में कई बार हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज में कई बार चेंजेस जो होते हैं वो एक ही जॉइंट तक लिमिटेड रहते हैं। पर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में धीरे धीरे आप 3 to 6 मंथ बाद ही दूसरे जॉइंट में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। वो सबसे सिंपल तरीका होता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए पेशेंट को, ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। अगर आपके सिम्टम एक ही जॉइंट तक इन्वॉल्व हैं तो कई बार कंफ्यूजन रहता है, लेकिन उसमें भी अगर हम उसको साइलेंटली फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें कोई इमरजेंसी नहीं है कि आज आपको टीबी है तो आज ही टीबी की दवाई चालू करनी है। अगर आपको टीबी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, 100% श्योर होने के बाद ही दवाई चालू करनी चाहिए। ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सिम्टम ज़्यादा है, तो उसका बायोप्सी लेके भी देख सकते हैं। पर 90% पेशेंट में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग क्लिनिकली ज़्यादातर मेकआउट कर पाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट में तो 1-2 साल पहले की पेन की हिस्ट्री होती ही है, कि हम लोग को 2 साल पहले भी दूसरी साइड पेन हुआ था, तो उससे क्लियर हो जाता है। क्योंकि अगर आपके 2 जॉइंट इन्वॉल्व हैं तो बहुत ही कम चांस है कि वो टीबी होगा। 2 जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हमेशा आर्थराइटिस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तरह के डिजीजेज में ही मिलता है। टीबी एक जॉइंट का डिजीज होता है, तो हमेशा एक ही साइड इन्वॉल्व रहता है। उसके अलावा टीबी के अदर सिम्टम भी ज़्यादा होते हैं, फीवर है, वेट लॉस है, ये एसएससीआर भी थोड़े ज़्यादा हाई जाते हैं। और अगर आप टीबी का ट्रीटमेंट नहीं लेते तो 3 से 6 महीने में जॉइंट डैमेज होकर पस फॉर्मेशन भी होने लग जाता है, जो एंकोलॉजी में नहीं होता है। एंकोलॉजी में अगर आपको 1 साल का पेन भी होगा तो जॉइंट में हमें रेडियोलॉजिकली बहुत या एमआरआई में बहुत ही माइनर चेंजेस हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे हमें पता पड़ जाता है। पर सबसे जो इसका क्रक्स वो ये है कि आप एक रोमेटोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें वैसे ही क्लियर कर देगा बिना किसी इन्वेस्टिगेशन। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट बात है कि रूमेटोलॉजिस्ट को मिलिए। जस्ट एक डिटेल में बोलता हूँ मैं क्या होता है एग्जैक्टली। देखिए, ये 2 सेक्रोइलियक जॉइंट्स है, कभी कभी किसी को एक ही सेक्रोइलियक जॉइंट में सूजन दिखती है। जब एक ही जॉइंट में सूजन हो सेक्रोइलियक जॉइंट में, तब जनरली रेडियोलॉजिस्ट ये बोल देते हैं कि एक सेक्रोइलियक जॉइंट में सूजन है, मुझे मालूम नहीं टीबी की है या एंकिलोजिंग की है, वो आप देख लो। एग्जैक्टली प्लेन सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये ऐसा रिपोर्ट रहता है रेडियोलॉजिस्ट के साइड से एमआरआई का। तो रूमेटोलॉजिस्ट हम लोग क्या करते हैं, पिछली हिस्ट्री देखते हैं, आपको पहले से दर्द है नहीं है, आज के दिन जो सेक्रोइलियक जॉइंट है वो छोड़कर और कहीं दर्द है क्या,
और कोई जॉइंट में दर्द है, सूजन है, आपको सोरायसिस है, आपका HLA-B27 पॉजिटिव है, इन सब से जनरली क्लियर हो जाता है कि और एमआरआई में भी कुछ फीचर्स रहते हैं जो टीबी और एंकिलोजिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर मिलिए, वो आपको डेफिनेटिव गाइडेंस दे सकते हैं। और लास्टली समझो इसका डायग्नोसिस हो ही नहीं रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, एक नीडल से ये जो जॉइंट में सूजन है उसका छोटा पीस निकालते हैं जिसको बायोप्सी कहा जाता है, और ये पीस माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेते हैं कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है कि ट्यूबरकुलोसिस है। तो एग्जैक्टली इससे डायग्नोसिस क्लियरली दोनों में क्या है वो क्लियर हो सकता है। तो ये इसके पहले पीछे की जो पोद्दार मिस्टर पोद्दार की जो डिफिकल्टी है वो उसके पीछे है। मिस्टर संजय कटारिया का क्वेश्चन है, ये काफी एक्टिव वॉरियर है। मेरे पिछले जनरेशन में किसी को भी HLA-B27 नहीं है, तो मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैसे हो गया? डॉक्टर विष्णु। नहीं, ये हो सकता है जैसे कि हमने बताया कि एंकिलोजिंग HLA-B27 होने के बाद ही 10% लोगों में ही एंकिलोजिंग डेवलप होता है। तो अगर आपका HLA पॉजिटिव है और आप तो आपके पेरेंट्स में किसी न किसी का पॉजिटिव होगा ही, वो फॉर श्योर है क्योंकि ये जीन है बॉडी में पेरेंट्स के थ्रू ही आती है। पर लेकिन उनको ये डिजीज के सिम्टम, ये डिजीज डेवलप नहीं हुआ क्योंकि इसमें और भी अदर फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ HLA-B27 एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे बीमारी होती है, बाकी एनवायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं, कुछ और चीज होती है जिनका भी रोल रहता है। ये सब जब मिलते हैं तब जाके डिजीज डेवलप होता है। तो आपके पेरेंट्स में वो नहीं हुआ इसलिए उनमें ये डिजीज डेवलप नहीं हुआ, पर आप में वो फैक्टर साथ में आ गए इसलिए आपके अंदर डिजीज डेवलप। थैंक यू। मिस्टर क्रिप्टो, मुझे नाम नहीं मालूम है उनका उनका जो भी प्रोफाइल नेम है मिस्टर क्रिप्टो, वो पूछ रहे हैं कि अगर मेल पेशेंट हो, उसको साज और मीथोट्रेक्सेट फोलिट्रेक्स दोनों गोली चल रही है, और अगर प्रेगनेंसी प्लान करना है, तो क्या गोली के लिए यानी क्या बंद करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या इश्यूज हो सकते देखिए, एज सच मेल पेशेंट है तो हम लोग आजकल बंद नहीं करते हैं क्योंकि वो आप दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं। पर सांस का एक साइड इफेक्ट होता है कि अप टू 20 to 30% पेशेंट में, rather 20% पेशेंट, 15-20% पेशेंट में ये ओलिगोस्पर्मिया या आपका स्पर्म काउंट डिक्रीज कर सकता है। वो रिवर्सिबल होता है, आपको पता नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ पेशेंट में, इसलिए जब सांस चल रही होती है तो आपको कंसीव करने में, मतलब प्रेगनेंसी प्लान करने में थोड़े इशू आते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक ये कारण हो सकता है कि सांस के कारण आपकी स्पर्म काउंट कम हो रही हो। तो ऐसे टाइम पे हम लोग सांस बंद कराते हैं कि जिससे कि आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर पाए। अदरवाइज ये दोनों ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं तो दे आर डेफिनेटली वेरी सेफ, आप आराम से इसके साथ प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो फिर हमें मिथोट्रेक्सेट बंद करानी पड़ती है। सांस प्रेगनेंसी में सेफ रहती है, सांस दे सकते हैं, पर मिथोट्रेक्सेट हमें फीमेल पेशेंट बंद करानी पड़ती है। मेल पेशेंट के लिए हम लोग दोनों दवाइयां कंटिन्यू कर सकते हैं। आई थिंक मिस्टर क्रिप्टो आपको डिटेल आंसर मिल गया इसका। इसमें सिर्फ एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा, सांस से कभी कभी स्पर्म काउंट कम होता है, लेकिन जनरली वो मेजोरिटी में रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल तो होता है। हाँ, तो सांस गोली बंद कर दे तो वापिस स्पर्म काउंट नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ऐसा अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है तो इसके बारे में डेफिनेटली आपके रूमेटोलॉजिस्ट से बात कीजिए, वो आपको गाइड जरूर करेंगे। मिस्टर धीरज दोंडगे का क्वेश्चन है, स्टीरॉइड्स का क्या रोल है एंकिलोजिंग में? आई थिंक मैं ही शॉर्ट आंसर दे देता हूँ इसका कि धीरज, लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड का कोई रोल नहीं है एंकिलोजिंग में। इफ एट ऑल शॉर्ट टर्म एकदम स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, या कभी फ्लेयर अप हुआ तो यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म, और कभी यूवीआईटिस आंखों का जब प्रॉब्लम होता है उसमें यूज होता है। अदरवाइज प्योर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। जयेश का एक क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम HLA-B27 what other things indicate progression of AS? आई थिंक अपार्ट फ्रॉम HLA-B27 ये भी आप क्लियर कर दीजिए डॉक्टर विष्णु। HLA-B27 से प्रोग्नोस्टिक मार्कर है। वो जैसे बताया कि ठीक है HLA है तो आपको ये फैक्टर्स होते हैं जिनमें मतलब कि बीमारी, हम लोग कहते हैं कि एक्सियल डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर आपकी यंग एज है, ऑनसेट में जो पेशेंट हमने देखे 20 साल से पहले जिनको डिजीज स्टार्ट होता है, उनमें डेफिनेटली ये सीवियरिटी ज़्यादा रहती है। मेल पेशेंट्स हैं कंपेयर टू फीमेल्स, मेल पेशेंट्स में डिजीज फीमेल्स में कंपेरेटिवली माइल्ड रहता है, पुरुषों के कंपेयर में, पुरुषों में थोड़ा ज़्यादा रहता है, स्त्रियों में थोड़ा सा कम रहता है। तो अगर यंग एज ऑनसेट है, 20 साल के आसपास आपको स्टार्ट हो रहा है, मेल पेशेंट्स हैं, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके घर में किसी को है, तो कंपेरेटिवली जो पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री कम होती है उनके कंपेयर में ऐसे पेशेंट्स को ये डिजीज थोड़ा सीवियर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं बेसिकली जो हम लोग प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स कहते हैं कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम लोग ट्रीटमेंट आगे लंबे टाइम कैसे रखना है डिसाइड करने के पहले ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखते हैं कि ये पेशेंट का डिजीज ये है तो एग्रेसिव होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर विष्णु ने कही वापिस बोलना चाहूंगा, HLA-B27 से प्रोग्रेशन या सीवियरिटी नहीं समझती है।
वो इधर पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसको एक बार ही करना है, उससे प्रोग्रेशन नहीं मालूम पड़ेगा। प्रोग्रेशन आपको एक्सरे और जो डॉक्टर आपके मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं उससे मालूम पड़ेगा। तो रूमेटोलॉजिस्ट से आप आपके बात कर लीजिए, तो वो एग्जैक्टली आपको बोल सकते हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो प्रोग्रेशन का ध्यान कैसे रख रहे हैं और कैसे मालूम कर रहे हैं कि प्रोग्रेशन हो रहा है या नहीं। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में लेना चाहूंगा। मोहन मलिक का क्वेश्चन है कि क्या वेदर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेन को, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को अफेक्ट करता है, एक। और दूसरा शफी कितेकर का क्वेश्चन है, क्या फुल मून, नो मून, इससे कुछ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में फर्क पड़ता है? थेरेटिकली तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हम लोग जनरली जो देखते हैं कि जब भी वेदर चेंजेस होते हैं उस टाइम पे फ्लेयर्स के चांस बढ़ते हैं। अब थेरेटिकली जो हमारा मानना है कि उस टाइम पे आपके वायरल डिसीज भी बढ़ जाते हैं। जब भी आपका मौसम में चेंजेस आएगा, चाहे सर्दी से गर्मी आ रही है या फिर बारिश आ रही है, उस टाइम पे वायरल डिजीज के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, और इन्फेक्शन ऐसी चीज़ है डिजीज को प्रसिपिटेट, इनके फ्लेयर को प्रसिपिटेट करती है। तो दैट्स वाई हम लोग ये मानते हैं कि उस टाइम पे ये डिजीज के फ्लेयर्स होने के चांस ज़्यादा होते हैं। पर बेसिक रीजन वेदर चेंज से ज़्यादा इसका सेकेंडरी वायरल इन्फेक्शन है, जिनके कारण से डिजीज प्रसिपिटेट होते हैं। उस टाइम पे फ्लेयर्स होने के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। मून से मुझे नहीं लगता मून से कुछ भी इसका कोरिलेशन है। पर डेफिनेटली वेदर्स के चेंजेस के साथ में हम लोग देखते हैं कि डिजीज पेशेंट फ्लेयर के ज़्यादा आते हैं। पर मोस्टली जो उसका कारण है ड्यू टू द इंक्रीज इन द वायरल इन्फेक्शन का उस टाइम पे, रादर देन द प्रॉपर वेदर चेंजेस। दो क्विक क्वेश्चन लेंगे। राहुल यादव का क्वेश्चन है कि क्या मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंट्रोल में है? राहुल, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इसका पूरा वीडियो अवेलेबल है स्टैंड फॉर एज फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी, वो आप जरूर देख लीजिए। कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नियंत्रण में है या नहीं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जरूर देख लीजिए। उसमें डिटेल में 5 मिनट का वीडियो रहेगा, ऑलमोस्ट डिटेल में हर चीज दी हुई है, तो आपका क्वेश्चन वहां आंसर इजीली हो जाएगा। अभिषेक नायक का क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन मुझे कोविड में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली होम्योपैथिक मेडिसिन का जो चल रहा है उसके बारे में बात करते रहेंगे। मैं बोलूंगा कि जितना हो सके एक अभी दूसरी पति की मेडिसिन आप मत लीजिए, दो पति प्रिफरेबली कंबाइन मत कीजिए। और कंफर्मेशन चाहिए रहेगा तो आपकी रूमेटोलॉजिस्ट को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन ओवरऑल दो पति साथ में लेना बहुत अच्छी बात शायद नहीं रहेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो बेसिक थिंग जो है आपका एक गुड स्लीप एंड गुड डाइट, बस आप ये दो चीज़ें अगर ढंग से ध्यान रखें, स्ट्रेस कम रखें, तो वो सबसे अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। उसके लिए अलग से कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं। आकाश कुमार का क्वेश्चन है और अमित जैन का क्वेश्चन है, दोनों जरा कंबाइन करता हूं मैं क्वेश्चन। अमित जैन का क्वेश्चन है, मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, HLA-B27 मेरा पॉजिटिव है, मैं रिटॉस 2-3 साल से खा रहा हूँ, एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहा हूँ। रिटॉस मैंने टेपर कर दिया है 120 mg से 90 mg। अब मैंने लास्ट 3-4 महीने से 90 mg ऑल्टरनेट डे किया हुआ है। नाउ आई एम टेकिंग इट वंस अ वीक। हाउ कैन आई गेट रीड ऑफ रिटॉस? एंड सेकेंड उसके साथ क्वेश्चन है कि निखिल, सॉरी, आकाश कुमार का, कि लॉन्ग टर्म NSAID से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? तो आई थिंक दोनों क्वेश्चन हम लोग कंबाइन करके आंसर कर देंगे। देखिए, एनसेड जो पेन किलर्स हम लोग इस बीमारी में देते हैं, वो हमारा एम सिर्फ दर्द कम करना नहीं होता है। हमारा एम जो होता है डिजीज के प्रोग्रेशन को रोकना होता है, बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हम लोग देते हैं। तो एंकलोजिंग ऐसी बीमारी है जिसमें पेन किलर्स का थोड़ा अलग रोल रहता है और लंबे टाइम लेना जरूरी होता है। आप जो डोज ले रहे हैं वंस ए वीक, मुझे नहीं पता आपने किस तरह पे पहुंचे हैं, पर वो ऑलमोस्ट नील डोज है। उस डोज की जगह रादर मैं ये प्रीफर करूंगा आप बंद करके एक्सरसाइज चालू रखिए। पर अगर डिजीज बढ़ता है तो फिर वापस से स्टार्ट कीजिए 15-20 दिन, जब तक पेन पूरा चला जाए तब तक वापस कंटिन्यू करके फिर से उसको मिनिमम पॉसिबल डोजेज में रखिए। हम लोग 60 mg पे पेशेंट को मेंटेन रखने का ट्राई करते हैं, और पेशेंट को धीरे धीरे होता है तो कम करके फिर बंद ही कराते हैं। पर अगर आप इतना कम पे पहुंच चुके हैं वंस ए वीक पे, तो डेफिनेटली आप बंद कर सकते हैं। उसको बंद करके रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिर से पेन बढ़ते हैं तो रादर देन टेकिंग वंस ए वीक आप उसको रेगुलर कुछ टाइम के लिए लीजिए, जिससे कि जो इन्फ्लेमेशन आए पूरा दब जाए और वापस से आप इसको बंद करके एक्सरसाइज पे आ पाए। तो वो ज़्यादा प्रॉपर वे रहेगा आपको। और दूसरा, एनसेड के जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है, देखिए हर दवाई के अपने नुकसान होते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको ध्यान तो रखना ही पड़ता है। मेनली तो जो शॉर्ट टर्म रहता है वो गैस्ट्राइटिस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए हम लोग पॉक्स 2 या रिटोज या ऐसी मेडिसिन ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनमें गैस्ट्राइटिस होने के चांस कम रहते हैं। और दूसरा मेन जो जिस कारण हम लोग ज़्यादा चिंता करते हैं वो किडनी पे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब जो पेन किलर्स होती हैं, सारी पेन किलर कोई पे एक्सेप्ट द एंटी इन्फ्लेमेटरी जितनी भी होती है, सब किडनी पे इफेक्ट कर सकती है। इसलिए अगर आप ये रेगुलर रह रहे हैं तो इनिशियली हम लोग 3-3 महीने में किडनी के टेस्ट कराते रहते हैं, और पेशेंट को एक डोज सेट हो जाए तो फिर 6-6 महीने में। तो विदाउट मॉनिटरिंग ये ड्रग्स कभी भी लंबे टाइम लेनी चाहिए, ध्यान रखिए। हम लोग दे रहे हैं
पर हमें पता होता है कि कैसे देना है, कब मॉनिटर कर रहा है, इसलिए हम लोग इतना कॉन्फिडेंटली दे पाते हैं। पर अपने आप से बिना किसी को दिवाए लंबे टाइम पे मत लीजिए, ये जितना फायदा करती है उतना आपको नुकसान भी कर सकते हैं। बराबर, इंपॉर्टेंट बात कही आपने डॉक्टर विष्णु। इसके भी काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, दोनों पे। क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं जब लॉन्ग टर्म एनएसएआईडीज लगता है आपको एंकीलोजिंग में, वो भी अवेलेबल है, वो तो जरूर देखिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, जो डॉक्टर विष्णु ने भी अभी कही, कि हम लोग एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एनएसएआईडी सिर्फ पेन किलर के हिसाब से नहीं देते। एनएसएआईडीज के 3 फंक्शन रहते हैं। एक एंटी इंफ्लेमेटरी, जो एक्चुअली सूजन कम कर देता है। सेकेंड एंटी पायरेटिक, जो बुखार कम कर देता है। एंड तीसरा एनाल्जेसिक, जिससे पेन कम होता है। तो हम लोग ये सिर्फ एनाल्जेसिक, पेन कम करने के लिए नहीं यूज कर रहे, तो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए कर रहे हैं। ये एक बीमारी है जिसमें साइंटिफिकली ये दिखाया गया है कि लॉन्ग टर्म एनएसएआईडीज इसमें ले सकते हैं और इससे एंकीलोजिंग का फायदा होता है। तो हाउ टू गेट रीड ऑफ इट, शायद हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में देख रहे हैं। ऐसा अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन होना चाहिए कि हाउ डू आई एंश्योर दैट माई एंकीलोजिंग इज वेल कंट्रोल्ड। उसके बाद जो मेडिसिन उसके लिए लगते हैं वो लगेंगे, जो प्रिकॉशंस रहेंगे वो लेंगे। लेकिन द क्वेश्चन आई फील शुड बी, हाउ डू आई एंश्योर कि मेरा एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंट्रोल में, ना कि मैं मेडिसिन को कैसे बंद करूं। So I think this is something that the message you would have got. काफी सारे क्वेश्चंस है बायोलॉजिक्स के बारे में। इमरान खान, निखिल गोयल, उत्तम कुमार, बायोलॉजिक्स के क्वेश्चन है। इसमें शॉर्ट टाइम में इनको डिस्कस करना फ्रैंकली बहुत डिफिकल्ट होगा। तो पूरा एक लाइव सेशन 1.25 घंटे का इसके लिए डेडिकेटेड मैं लेके आऊंगा थोड़े ही दिन में। तो ये क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। एक लास्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डॉक्टर विष्णु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहिणी मित्रा का क्वेश्चन है, I have ankylosing spondylitis, right hip joint is already fused, राइट लेग में डिफॉर्मिटी हो गई है जो हिप से रिलेटेड है और कोई डिफॉर्मिटी नहीं। आई एम नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, आई टुक पीआरपी थेरेपी बट देर इज नो रिलीफ। डॉक्टर विष्णु, आई थिंक ये भी ये पीआरपी थेरेपी के पोस्ट घूमते रहते हैं काफी सारे। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट आपकी राय क्या है इसके बारे में। हाँ, नहीं देखिए, फर्स्ट थिंग, जब हिप जॉइंट है इसे वेरी प्रेशर जॉइंट, आपका जब खड़े होते हैं तो बॉडी का प्रेशर पूरा उस पर पड़ता है। तो हिप जॉइंट में अगर हल्का सा भी डैमेज है तो इट बिकम्स वेरी पेनफुल। तो उसका जो आइडियल ट्रीटमेंट है इट बिकम्स रिप्लेसमेंट ओनली, क्योंकि अगर वो हल्का भी, अगर आपका जॉइंट स्पेस कम हुआ, आप उस पर खड़े होंगे, हम लोग कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दें, कितना भी अच्छा डिजीज कंट्रोल करें, पर उस प्रेशर के कारण उसका जगह और कम होता जाएगा और धीरे धीरे वो फ्यूजन हो जाता है। आपका ऑलरेडी फ्यूज हो चुका है, डिफॉर्मिटीज आ चुकी है। अगर आपकी यंग एज है तो आई वुड से कि आपको टीएचआर पे जाना चाहिए। अगर हम लोग कहते हैं कि थोड़ा एज के बाद कराना चाहिए क्योंकि इनकी लाइफ होती है, पर आपको हिप की एक यंग एज के पेशेंट को जरूरत ज्यादा होती है। जब आप 20 या 30 साल के हैं तो आपके लिए ज्वाइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपके 60 साल की उम्र के आदमी के लिए। तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए जो मेन ट्रीटमेंट है आपको उस पर जाना चाहिए। पीआरपी या ये जो थेरेपी होती है, कुछ इंजेक्शन भी डालते हैं, दे ऑल आर, देयर इज, उनका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। रादर हम लोग इतने पेशेंट्स देखते हैं, इतने पेशेंट के जॉइंट्स मूव करते हैं, पर हम लोग कभी भी, कोई भी रूमेटोलॉजिस्ट पीआरपी थेरेपी ना यूज करता है ना रिकमेंड करता है। तो जिस चीज का साइंटिफिक एविडेंस नहीं है उन पे जस्ट एक होप के कारण कि शायद काम कर जाए, वो सिर्फ एक विटामिन की टैबलेट लेने जैसा है। आपको फालतू इसमें पैसे ही खर्च कर रहे हैं। आप थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, मेरी बॉडी को थोड़ा नुकसान हुआ है, मेरा जॉइंट डैमेज हुआ है, पर जो उसका ट्रीटमेंट है, पहले तो ये भी अवेलेबल नहीं था, बट थैंकफुली अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और बहुत अच्छे रिजल्ट है। आप करवा के देखिए, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आपका जो पेनफुल पार्ट है, जो आप बाहर निकल नहीं पाते, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, हर चीज में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, उनकी अपनी अपनी लिमिटेशन होती है कि 15-20 साल चलता है जो भी, बट स्टिल दिस टाइम ऑफ, ये जो 15-20 साल नेक्स्ट आपकी लाइफ के हैं, ये आपकी क्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर उधर उल्टी सीधी भागने के लिए अपने पास पता है कि ये इसका बेसिक ट्रीटमेंट है, आपको उसके लिए पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट रोहिणी मित्रा ने ये भी बोला है, जो मैंने इसमें नहीं बोला, आई एम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन एंड आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट। तो जो डॉक्टर विष्णु ने बोली, और एक भी क्वेश्चन है, क्या टीएचआर करना सही है क्या नहीं। तो अगर आपका हिप काफी घिसा हुआ है, आपके अगर रूमेटोलॉजिस्ट ने आपको बोला है कि ये इतना घिसा हुआ है कि हिप रिप्लेसमेंट जरूरी है, तो वो डेफिनेटली उनकी बात मानिए। अननेसेसरीली ये बाकी सब चीजों का ट्राई करके पैसा और टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक दो क्विक क्वेश्चन लूंगा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम लोग अभी क्लोज करेंगे। अविनाश नायक का क्वेश्चन है, ईएसआर सीआरपी नॉर्मल है फिर भी पेन है, तो क्या रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ है। अविनाश, ये मैं कहना चाहूंगा, रेयरली एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक्टिव होकर भी कभी कभी ईएसआर सीआरपी नॉर्मल आ सकता है, कॉमन नहीं है लेकिन हो सकता है कभी कभी। और दूसरी बातें जो मैंने कही,
जो दूसरे फैक्टर्स है, फाइब्रोमाइल्जिया, नींद बराबर नहीं, काम ज्यादा, स्ट्रेस, इनसे भी बैक एक तो हो सकता है, लेकिन ईएसआर सीआरपी नॉर्मल रहेगा। अगर एकदम ही कंफर्म करना है तो एमआरआई करके देख सकते हैं। अगर एमआरआई में जॉइंट में सूजन आती है तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही उसका रीजन है। अगर एमआरआई में सूजन नहीं है तो हाईली लाइकली कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंट्रोल है और बाकी सारे रीजन की वजह से आपको पेन हो रहा है। गणेश भोंगले, विंटर में ठंडे पानी से नहा सकते हैं क्या? ये पर्सनल चॉइस है। काफी लोगों को ठंडे पानी से नहाने के बाद बैक का स्टिफनेस बढ़ जाता है। वार्म गर्म पानी से जनरली स्टिफनेस मेजोरिटी लोगों का कम होता है। तो आप दोनों ट्राई करके देख लीजिए, एक बार गर्म पानी से थोड़े दिन कीजिए, एक बार ठंडे पानी से कीजिए, और आप ही दोनों में से डिसाइड कीजिए कि आपको क्या ज्यादा बेटर लगता है। किशोर का क्वेश्चन है, कहना है ड्राइव अ कार विद एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। किशोर, अगर आपको कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। दो तीन चीजें इसमें प्रॉब्लम देती है। पीछे देखना, अगर आपका नेक इन्वॉल्व है तो प्रॉब्लम देता है। तो रेयर व्यू मिरर या रेयर कैमरा जो होता है वो आप कर लीजिए। और कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट के साथ प्रॉब्लम होता है, जो मिरर्स होते हैं उसमें कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन आते हैं, वो कर लीजिए। लास्टली, अगर आपका हिप का ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो काफी बार बैठने में तकलीफ होती है। तो ये दो तीन चीजों के बारे में पूरा सोचकर फिर आप ड्राइव करने का डिसाइड कर सकते हैं। अर्ली स्टेज के पेशेंट्स में कोई इशू नहीं आता, पर आपका नेक इन्वॉल्वमेंट है या बैम्बू स्पाइन हो गया है तो आइडली ध्यान रखना चाहिए। जैसा कहा कि रियर व्यू में आप चीज़ें मिस कर सकते हैं। और दूसरा, लंबी ड्राइविंग भी इसमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ट्राई यही करना चाहिए 45 मिनट से 1 आवर से ज़्यादा ड्राइव नहीं करें, तो आपके बॉडी में से स्टिफनेस आने लग जाता है। तो ब्रेक में आपकी लंबी जर्नी तो ब्रेक में पूरी करनी चाहिए। ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। और दो तीन क्विक क्वेश्चन। जगदीश जोशी का क्वेश्चन है, एनएसएआईडी से बायोलॉजिक्स पे कब शिफ्ट करना जरूरी होता है? आई थिंक जगदीश, आप लाइव सेशन में बने रहिए आगे वाले, इसका डिटेल में लाइव सेशन डेफिनेटली लूंगा, क्योंकि ये शॉर्ट में आंसर देके आपको पूरी बात नहीं समझेगी, जस्ट एक पार्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी समझेगी। महेश थत्ते का क्वेश्चन है, सांस टैबलेट रेगुलर लेने से किडनी को प्रॉब्लम होता है क्या? जनरली नहीं, बहुत ही रेयरली हो सकता है। कॉमनली सल्फासाइलोजिन साज या साजोगोली से किडनी के इश्यूज नहीं होते हैं। सचिन अग्रवाल का क्वेश्चन है, इनफैक्ट दो बार उन्होंने क्वेश्चन किया, पहला मैंने मिस कर दिया। सचिन अग्रवाल पूछना चाहते हैं, डॉक्टर विष्णु, क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कोविड होने के चांस ज्यादा है? और क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में किसी को कोविड हो जाए तो उसका रिकवरी नॉर्मल लोगों से ज्यादा टाइम चलता है क्या? देखिए, कोविड जो है अभी सिर्फ 2-3 महीने ही हुए हैं इसको आए हुए, तो बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। पर अभी जो लास्ट डेटा जो इटली का बहुत बड़ा 65,000 पेशेंट का बेस्ड डेटा उन्होंने रिलीज किया है, यूएस से हमारे पास डेटा है, उसके हिसाब से हमारे सिर्फ एंकलोजिंग नहीं, बाकी किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज में हमें कोई इशू नहीं आ रहा है। पेशेंट्स में इंसिडेंस रादर कम है। तो उसका एक कारण ये भी हम लोग मान रहे हैं कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि उनको लग रहा है हमें एक डिजीज़ है, दूसरा नहीं हो जाए, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा केयर कर रहे हैं। तो एज सच तो कोविड का इंसिडेंस ऑटोइम्यून डिजीज में अभी तक कम ही देखने को मिल रहा है। और जिनमें हो रहा है उनमें रिकवरी रेट भी सेम ही है बाकी जैसे पेशेंट जैसे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनमें ज़्यादा सीवियर डिजीज हो रहा है कि उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इवन ड्रग्स भी जो है वो हम लोग सेफली दे पा रहे हैं, मिथोट्रेक्सेट भी दे रहे हैं, इवन बायोजिक्स भी जो है अभी तो वो भी हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं, सेफ दे पा रहे हैं। तो कोविड और एंकलोजिंग में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोविड एंकलोजिंग के पेशेंट में ज़्यादा होगा या फिर उसका सीवियरिटी ज़्यादा रहेगी, ऐसा कुछ भी। और इंपॉर्टेंट बात एक और कहना चाहूंगा, मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपको आपकी मेडिसिन रखनी है रेगुलर। आज तक जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रूमेटोलॉजी रिलेटेड, सबका यही कहना है कि इसमें मेडिसिन स्टॉप नहीं करनी है। डर के मारे मेडिसिन स्टॉप करके एंकिलोजिंग को फ्लेयर अप नहीं होने देना है। तो जो मेडिसिन आप ले रहे हो कंटिन्यू कीजिए और आपके रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर मिलिए। एक क्वेश्चन अमित द्विवेदी, ये और एक क्वेश्चन लेके हम लोग स्टॉप कर देंगे। अमित द्विवेदी, आई एम श्योर ये रुके रहेंगे, उन्होंने मुझे 2-3 बार बोला है प्लीज आंसर कीजिए मेरे क्वेश्चन को। एएस उनको 10 साल से है, हिप में अवेस्कुलर नेक्रोसिस एवियन 4 साल से है, 27 एज है उनकी सिर्फ। डायरेक्ट उनका क्वेश्चन था, वो शायद मैंने ऑलरेडी वहीं पे यूट्यूब चैनल पे ही आंसर कर दिया है। एवियन में सीएचआर छोड़ के और कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है क्या, डॉक्टर विष्णु? नहीं, एवियन जैसे यंग एज में आता है तो इनिशियली 6 to 9 मंथ्स में हम लोग ट्राई करते हैं कि विदाउट टीचर का पेशेंट को हम लोग थोड़ा सस्टेन कर सके, लंबे टाइम दे सकें। तो उसके लिए हम लोग कुछ कैल्शियम बिस्फोस्फेट्स कुछ यूज़ करते हैं और पेशेंट को वेट लोड
डालने मना करते हैं इनिशियली 6 मंथ। उसके बाद अगर वो बॉल सेटल हो जाती है इस जगह, अगर आप अपनी एक्टिविटीज कर पा रहे हैं रेगुलर विदाउट मेजर डिस्कम्फर्ट के, तो हम आप जितना चाहे उतना इसको खेल सकते हैं। पर अगर आपको रूटीन एक्टिविटीज में दिक्कत आ रही है, अपना काम नहीं कर पा रहे, तो जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो है वो THR ही है। और इनिशियली अगर आपको फायदा हो भी गया, आपका चल भी रहा है, पर लॉन्ग टर्म में THR लगता ही लगता है। 4 साल बाद नहीं लगेगा तो 10 साल बाद लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको कराना ही पड़ता है। तो THR के अलावा और कोई सॉल्यूशन अभी तक तो हमारे पास नहीं है। बस ये कर सकते हैं कि इनिशियली अगर वो सेटल हो जाता है, तो अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज में आपका काम चल रहा है, तो आप जितना चाहे उतना उसको खींच सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। साथ में डॉक्टर विष्णु ने एक बिस्फॉस्फोनेट की बात कही। अगर अर्ली स्टेज में है तो बिस्फॉस्फोनेट करके कुछ मेडिसिन है जो उन्होंने कहा एलेंड्रोनेट वगैरह नाम से आती है, वो मेडिसिन काफी बार अर्ली स्टेज में इसको कंट्रोल कर सकती है। तो आप अगर ऐसे मेडिसिन पे नहीं हो तो आपके रूमेटोलॉजिस्ट से जरूर बात कीजिए, आई एम श्योर उन्होंने चालू भी की रहेगी। लेकिन ये एक मेडिसिन है जो मेनली अर्ली स्टेज में काम कर सकती है। एक लास्ट क्वेश्चन सतीन अग्रवाल का, यूवीआइटिस का क्या सोल्यूशन है? 2 मंथ से मेरे आंखों में रेडनेस है, एज 12 साल से, एज 43 है। डॉक्टर विष्णु। एएस रिलेटेड जो यूवेटिस होता है रूटीन में, इस बहुत इजीली आपका और आई ड्रॉप से कंट्रोल में आता है, स्टेरॉइड आई ड्रॉप से। बहुत ही कम पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको और स्टेरॉइड जरूरत पड़ती है। ज़्यादातर पेशेंट, आता 90% से पेशेंट में लोकल आई ड्रॉप से कंट्रोल हो जाता है। पर अगर आपको रिकरेंट यूवेटिस हो रहा है, तो उसके फिर रिकरेंट होने के फिर उसके कुछ अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें सीने के फॉर्मेशन, कैटरेक्ट फॉर्मेशन, आई की कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लग जाती है। इसलिए हम लोग हमेशा ट्राई ये करते हैं कि रिकरेंट एपिसोड्स नहीं हो। रिकरेंट एपिसोड होने का मतलब ये कि आपका डिजीज एक्टिव है, तो फिर हमारी जो ड्रग्स होती है मिथोट्रेक्सेट, ये सब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिकरेंट, वो बार बार नहीं हो उसको रोकने के लिए। और इनसे भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम लोग पेशेंट को बायोलॉजिक्स पे भी शिफ्ट करते हैं। तो अगर आपको रिकरेंट बार बार हो रहा है, इनिशियली टॉपिकल ट्रीटमेंट लेकर से ठीक कीजिए, और फिर किसी न किसी दवाई पे रोमेटोलॉजिस्ट को मिलकर दवाई स्टार्ट कराइए, जिससे कि आंख में आपका बार बार होना ही बंद हो जाए। धन्यवाद डॉक्टर विष्णु। बोलते बोलते ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो रहा है और हमने काफी क्वेश्चंस भी लिए हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 40-50 क्वेश्चंस हमने ले लिए। HLA-B27 के और MRI के बारे में आई एम श्योर काफी सारे डाउट्स हमने सबके क्लियर किए रहेंगे। काफी बेसिक इजीली बात हुई है, एकदम बेसिक लैंग्वेज में। डॉक्टर विष्णु, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग द वॉरियर्स इन अ बस बिग वे। प्लेजर, काफी अच्छा लगा मुझे इस प्लेटफॉर्म पे। और बस आपने बहुत अच्छी बात की कि एकदम बेसिक लैंग्वेज में सब कुछ समझाया। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब मैं भी देखता हूँ एज अ पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, हम लोग हमेशा जो मेडिकल जार्गन में बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आधी चीजें सामने वाले को समझती नहीं है, तो आंसर देके भी फायदा नहीं होता है। तो आपने बहुत अच्छा किया कि एकदम प्लेन सिंपल बेसिक लैंग्वेज में सब कुछ समझाया। थैंक यू वेरी मच। साथ में मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, क्योंकि आप लोग इतने आते हैं इस लाइव सेशन के लिए, आपके इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो ही हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है कि हम लोग जो इतना कर रहे हैं वो किसी को फायदा कर रहे हैं। अगर आप नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली ये लाइव सेशन का कोई मतलब नहीं है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी। एंड लास्टली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी का भी मिस्टर भूषण घाटे है, मिसेस प्राची भोसले है उसकी प्रेसिडेंट, जिन्होंने भी हमको काफी मदद की है इस मैसेज को वाइड एंड फार लेके जाने में। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आपका कोई एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एसोसिएशन हो, आपको अगर कांटेक्ट करना है, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, प्लीज हमें अप्रोच कीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म में ये देखना चाहूंगा कि सब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के, सब साथ में आ जाए। अगर आप साथ में आ सकते हो तो गवर्नमेंट का पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है। तो आपको साथ में आने का बहुत जरूरत है। अकेले अकेले छोटे छोटे एरियाज में काम करके अल्टीमेटली बड़े प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो, आप अगर जुड़ना चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। दिस इज एन ओपन प्लेटफॉर्म। आई एम प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म जहां पे मैं अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूं, एएस वॉरियर्स को करेक्ट मेडिकल इंफॉर्मेशन दे सकूं, एंड एट द सेम टाइम अगर साथ में आके हम लोग अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंश्योरेंस की पॉलिसी चेंज कर सके, तो नथिंग लाइक इट। ऑन दैट नोट मैं आपको विदा कहना चाहूंगा। धन्यवाद। अगले संडे को 11 बजे और एक लाइव सेशन लेके जरूर आएंगे। उसके डिटेल्स और उसकी लिंक जरूर इस हफ्ते पोस्ट होगी, अगले हफ्ते। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।